format of the spaces will be same as every time. Me and Sandesh will talk, and we'll take you through his journey as a software engineer in Google, and as a trader, as an algo trader, someone who has done extensive backtest, and after that, he has tried many other side ventures related to trading and backtesting. We'll discuss those. And then after we are done with our discussion, then we'll open the forum for question and answers. Me and Sandesh, we go back probably 18 months when I had, I think, 600 followers and Sandesh had 1,300 followers. And yeah, and Sandesh started. We were on Madan Kumar's post, where he had posted his PNL and his trade progress, and Sandesh asked some question, and I tried to reply, and then we started following each other. And I was really amazed that a guy from Google is following me. So my life is set, and that was a really really funny and brilliant moment. So. Sandesh, take us like as back as we can go. Like you're from which city, and how did you end up being an engineer and being at Google? Take your time, and not briefly, but in a very elaborate, granular manner. Yeah, we would love to hear. Cool. I'll try. So story मतलब बहुत नॉर्मली है. लाइक अगर हम इंजीनियरिंग वाइज देखें तो मैं आईटी रुड़की से मतलब कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की. एंड ऐसा नहीं था कि इंजीनियर बनने से पहले पता था कि मतलब इंजीनियरिंग करनी है. एंड मतलब कुछ ऐसा भी नहीं था कि नहीं करनी है, कुछ नहीं पता था बेसिकली. एंड मैथ्स में इंटरेस्ट था ऑब्वियसली, तो इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करने लगे. एंड लकीली आईआईटी हो गया, फिर कंप्यूटर साइंस में कर ली. एंड उसके बाद वही जो स्टैंडर्ड प्लेसमेंट्स वगैरह होते हैं, तो नॉर्मल पहले अडोबी सिस्टम्स करके कंपनी उसमें जॉब लगी थी, एंड देन स्विच करके गूगल में आ गए. सो नॉट मच देयर, मतलब नॉट मच इंटरेस्टिंग देयर. बट मैं ट्रेडिंग वाली चीज थोड़ा बताना चाहूंगा. सो ऐसा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम रही है शुरू से ही, क्योंकि ना स्कूल में पढ़ाया गया, ना फैमिली में ऐसा कोई फाइनेंशियल मतलब कोई ऐसे स्टॉक मार्केट की कोई बात करता था. एंड मोर ऑफ ट्रेडिंग को ऐसा वही लेते थे कि मतलब ठीक है, ट्रेडिंग या फिर स्टॉक मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट है उसको ऐसे ही लेते थे कि गैम्बलिंग, आई डोंट नो, गैम्बलिंग कहूंगा, गैम्बलिंग तो सही वर्ड नहीं है, पर मतलब ये है कि ठीक है, लक वाली चीज है, कोई ऐसा नहीं कि मेहनत करके कर रहे हो, तो ये नहीं करनी चाहिए. अपना मेहनत करके बढ़िया जो जॉब लग रही है उसी में अच्छा करेंगे, या फिर जब जॉब लग गई तो उसका ऐसी फीलिंग थी कि अपना स्टार्टअप करेंगे, कुछ अपना कुछ बनाएंगे, उससे पैसे कमा लेंगे, एंड उससे बहुत पैसे कमा लेंगे, हमें जरूरत नहीं है कि स्टॉक मार्केट में जाएं. मतलब ऐसी उस समय फीलिंग्स थी, एंड आई वुड से कि काफी मैच्योर फीलिंग्स थी. सो मतलब लाइक यू वोंट बिलीव कि पैसे भी मैं मतलब सेविंग्स अकाउंट में रखता था, एफडी भी मैंने बहुत बाद में स्टार्ट किया. मुझे लगा कि ठीक है, इस सब की क्या जरूरत है, अपन मेहनत करके ही पैसे कमा सकते हैं, ये सब इन्वेस्टमेंट वगैरह की कोई जरूरत नहीं है. देन कोरोना के पहले आई थिंक 2019 में लाइब्रेरी में, ऐसी ऑफिस की लाइब्रेरी है, तो वहां पे एक स्टॉक मार्केट की बुक थी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे. तो वीकेंड था, तो मैंने वो बुक ऐसे उठा ली टाइम पास के लिए, एंड उसको पढ़ा. तो मतलब बहुत ऐसे मोटी बुक नहीं थी, मतलब होगी 150 पेज की, और उसमें तो बहुत अच्छे से लिखा था. उसमें तो मतलब बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखा था कि कैसे कंपनी का वैल्यूएशन करना है, पी/ई रेशियो क्या होता है, मतलब 2-4 रेशियोज बता दिए थे. और बिल्कुल ऐसे उसको पढ़ के लगेगा कि भाई ये पढ़ लो, उसके बाद तो एकदम मिलियनियर बन जाओगे स्टॉक मार्केट में. मतलब तो मुझे लगा अच्छा इतना इजी होता है यहाँ पे. तो मतलब ऐसे ही है कि 2-4 रेशियोज हैं, वो देखो, और उन रेशियोज के बेसिस पे कंपनी सॉर्ट करो, एंड उन कंपनीज में पैसा लगा दो. और उन्होंने येस बैंक का एग्जांपल दे रखा था, उस समय येस बैंक डूबा नहीं था, ठीक है. और भी 2-4 एशियन पेंट वगैरह कुछ अच्छी कंपनीज का भी एग्जांपल दे रखा था. तो मुझे लगा कि ये सब तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि मैथ्स ही इन्वॉल्व है अगर देखा जाए तो. और तो कुछ है नहीं कि कुछ रेशियोज हैं, उस रेशियोज के बेसिस पे आप एनालाइज करो कंपनी की क्या वैल्यू है, मतलब कोई कंपनी कितनी वैल्यूड है, और अच्छी कंपनीज को खरीद लो. मतलब उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से था, उसमें मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन या ट्रेडिंग के पर्पज से नहीं था. तो मुझे लगा, मतलब वहां से इंटरेस्ट आया कि ये चीज करी जा सकती है. एंड मुझे तो उस समय वो सब सच भी लग रहा था. अगर मैं मतलब अभी तो नहीं मानता, पर उस समय तो मुझको सच ही लग रहा था कि भाई हाँ, ये 4-5 रेशियो के बेसिस पे ही आप स्टॉक्स खरीद लो और उससे बहुत अच्छा पैसा बन जाएगा. देन वहां से इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ. फिर मैंने ये जीरो द वार्सिटी मुझको मिला, एंड वहां से मैंने वो पढ़ना स्टार्ट किया और डिटेल में कि
So you were saying that you started studying Versity, Zerodha Versity. So what exactly you were, fundamental or technical? Right. तो फिर मैंने जीरोधा वर्सिटी स्टार्ट किया पढ़ना, एंड जीरोधा वर्सिटी में टेक्निकल एंड वाला पार्ट ही पढ़ा. एंड टेक्निकल से ज्यादा मतलब मुझे तो पहले बेसिक्स जानने थे कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन बाइंग क्या, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, कैश मार्केट क्या होता है. तो पहले तो मैंने वहां से स्टार्ट किया, टेक्निकल फंडामेंटल पे तो मैं आया ही नहीं. एंड तो जब मैंने एफएनओ पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब स्पेशली मैंने ऑप्शन से स्टार्ट किया सबसे पहले, फ्यूचर्स भी मैंने नहीं पढ़ा था उस समय. तो ऑप्शन तो बहुत ही मैथमेटिकल लगा, और मतलब बिल्कुल लगा कि काफी अच्छी चीज है, क्योंकि मैथ्स बैकग्राउंड से ही हूँ. एंड वो चीजें समझ आ रही हैं कि अच्छा डेल्टा क्या है, वो ग्रीक्स क्या है, एंड वो सब चीजें काफी इजीली समझ आ रही थी. तो मुझे लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ तो एज बनाई जा सकती है, मतलब अगर मैथ्स इन्वॉल्व है तो, और डेटा भी है हमारे पास बहुत सारा ट्रेडिंग का पास्ट का, तो कुछ इस पे एनालाइज करके एज बनाई जा सकती है. तो मतलब वो माइंड में विजन रखते हुए पढ़ना स्टार्ट किया ऑप्शंस के बारे में. एंड फिर उसके बाद फिर उसमें उन्होंने एक उनका मॉड्यूल है टेक्निकल एनालिसिस पे भी. फंडामेंटल मैंने नहीं पढ़ा था, टेक्निकल का वो पढ़ा. तो टेक्निकल एनालिसिस तो मुझको फर्जी सही लगा, मतलब सॉरी अगर कोई मतलब मानता है तो, जस्ट मेरी ओपिनियन है. बट मुझे तो ऐसा लगा कि मोर ऑफ एस्ट्रोलॉजी ऐसा है कि भाई ठीक है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क दे रखा है कि कब बाय और सेल करना है, पर ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे आप कुछ कह सकते हो कि भाई ऐसा ही होगा. वो एक फ्रेमवर्क ही है कि कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, एंड कैसा रिस्क मैनेजमेंट करना है. तो मैंने टेक्निकल एनालिसिस वगैरह पढ़ लिया था, पर इतना मतलब ऐसे नहीं है कि मैं कैंडल बेस्ड पैटर्न वगैरह देख रहा था और उसके बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहा था. तो स्टार्टिंग में तो मेरा इंटरेस्ट ऑप्शन इस पे ही आया, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज पे, जैसे स्प्रेड्स हो गए आपके, तो बुल पुट स्प्रेड, बेयर कॉल स्प्रेड, या स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डर, इन सब पे मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि रिस्क लिमिटेड था, और मतलब कुछ जो रिस्क लिमिटेड स्प्रेड था उसमें रिस्क लिमिटेड था. तो उसमें मुझे लगा कि ये चीज से स्टार्ट किया जा सकता है. एंड उस समय ये सेंसिबल को भी मैंने काफी यूज करना स्टार्ट किया, क्योंकि सेंसिबल में आपके वो ये स्प्रेड्स वगैरह बनाने के चार्ट्स वगैरह बहुत अच्छे से देख सकते हैं. एंड उनके जो फाउंडर हैं आबिद हसन, उनके भी काफी अच्छे वीडियोस थे ऑप्शंस ट्रेडिंग पे, तो उससे भी काफी बिगनर लेवल पे सीखने को मिला. तो ऐसे स्टार्ट हो गया, मतलब एक बार फिर तो घुस गए अच्छे से, मतलब एक बार ऑप्शंस में घुस गए तो फिर दिन भर वही चलता रहता था कि सुबह से शाम ऑफिस में तो ध्यान लग नहीं रहा है, यही सोच रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, और बाइंग ऑप्शन बाय करो कि ऑप्शन सेल करो. और मेजरली निफ्टी पे ही मैं देख रहा था उस समय, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में इतनी लिक्विडिटी है नहीं ऑप्शंस की, एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ही दो है, तो मैंने निफ्टी चूज कर लिया था, कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था. तो यहाँ से फिर ऑप्शंस में इंटरेस्ट आ गया. फिर धीरे धीरे अब ऑप्शंस में आ गया तो फिर फ्यूचर्स भी पढ़ना स्टार्ट किया कि भाई ठीक है, फ्यूचर्स को भी कैसे कंबाइन कर सकते हैं इसके साथ. तो फ्यूचर्स तो रिलेटिवली सिंपल ही था समझना, अगर एक बार ऑप्शन समझ लिया तो, क्योंकि कैश मार्केट की तरह ही है, बस लेवरेज है एक्स्ट्रा. तो फिर फ्यूचर्स में भी ट्रेड करने लग गए. तो मोटा मोटा इस तरीके से, मतलब मैंने अराउंड 2019 में स्टार्ट किया था, टुवर्ड्स लेट 2019, एंड मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 2.5 ईयर्स से ही कर रहा हूँ मैं. तो यहाँ से वो ट्रेडिंग की चीज स्टार्ट हुई. तो इनिशियली तो मतलब आई थिंक मैं कहूंगा 1 साल तो सीख ही रहा था, छोटी कैपिटल पे ट्रेड करना और कॉन्सेप्ट समझना बेसिकली कि कैसे ये वर्क करते हैं ऑप्शंस, कैसे फीचर्स वर्क करते हैं. तो ऐसे जर्नी रही. एंड देन आई रियलाइज कि जो मेरा थॉट प्रोसेस था पहले कि भाई स्टॉक मार्केट में मतलब ठीक है लक वाला फैक्टर तो है, पर इसमें नहीं करना चाहिए, वो चीज गलत है. क्योंकि जॉब ठीक है, जॉब से आप कैपिटल बना सकते हो, बट आपको कैपिटल ग्रो भी करनी पड़ेगी. एंड स्टॉक मार्केट वन ऑफ द एवेन्यूज है जहां से आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो. तो वो चीज को इग्नोर करना इज लाइक कि आप एक बहुत बड़ा पार्ट इग्नोर कर रहे हो लाइफ में, जहां पे आपको एक बेनिफिशियल चीज मिल रही है, वो इग्नोर नहीं करना चाहिए. एंड मुझे लगता है कि अगर यही नॉलेज मुझको मे बी 22-23 में होती, मतलब 21 से मैं जॉब कर रहा हूँ, तो अगर 21 साल की उम्र में मुझे नॉलेज होती है, एंड मैंने डम्प इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी कर ली होती तब से, तो मेरे पास काफी ज्यादा पैसा होता भी एज कम्पेयर टू जितना भी है. तो वो चीज मतलब लिटरेसी पहले होनी चाहिए थी मुझे लगा. एंड तो फिर मतलब यहाँ से सब यही इंटरेस्ट स्टार्ट हो गया फाइनेंस में और ट्रेडिंग में. नहीं, बट टेल मी वन थिंग, यू सेड ना कि आपको लगता था कि टेक्निकल एनालिसिस जो है एस्ट्रोलॉजी जैसा है, और क्या आई मीन नथिंग टू लाफ अबाउट, आई मीन दैट्स अ वेरी वैलिड कंसर्न ऑफ लॉट ऑफ पीपल, इनफैक्ट लॉट ऑफ रिसर्च हैज बीन डन ऑन इट. बट टेल मी, तो आपने जब फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करनी चालू करी या कैश मार्केट में, या तो व्हाट वाज द बेसिस ऑफ इट, लाइक हाउ डिड यू डिसाइड द रिस्क रिवॉर्ड और एनी स्ट्रेटजी? सो देखिए, अगर हम
ऊपर से देखें तो मैं जो कर रहा हूँ वो भी एक फॉर्म ऑफ टेक्निकल एनालिसिस ही कह सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब हम स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस पढ़ते हैं, तो जितने भी लिटरेचर होगी या फिर जितने भी लोग बता रहे होंगे, मोस्ट लोग उसको ऐसे बताते हैं कि देखो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई पैटर्न ले लो, कोई भी कप एंड हैंडल या जो भी पैटर्न होते हैं, नाम शायद मैं भूल रहा हूँ, या फिर फॉर एग्जाम्पल आप ये कह दो कि भाई जब डे हाई क्रॉस करेगा पिछले दिन से, मतलब आज का प्राइस जब पिछले डे के हाई को क्रॉस करेगा तो मैं लॉन्ग चला जाऊंगा। ये एक बेसिक टीए का स्ट्रेटेजी हो सकती है ना। तो लोग इसको ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं कि अब यहां से स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा, मतलब वो ऐसे कह रहे होते हैं कि ये एक इंडिकेशन, डे हाई क्रॉस करना इज एन इंडिकेशन कि मार्केट अब बुलिश जाएगा। मेरे हिसाब से वो सोचना थोड़ा गलत है। वो चीज ऐसे कह लो कि कोई अगर मान लो रिवर्सल पैटर्न पे खेल रहा है तो वो कह सकता है कि अब यहां से मार्केट नीचे भी जाएगा, कोई ये भी कह सकता है ना। तो लोग एक बेट ले रहे हैं, तो लोगों के हिसाब से वो कह रहे हैं कि भाई अगर डे हाई क्रॉस करता है तो मैं एक बेट ले रहा हूं कि यहां से मार्केट ऊपर जाएगा, एंड देयर इज मे बी 33% चांस ऑफ दैट बेट सक्सीडिंग। ये एक सही तरीका है उसको प्रेजेंट करने का। एंड इसकी रिवर्स बेट भी ली जा सकती है कि मैं यहां से बेयरिश हो रहा हूँ कि भाई ठीक है, मार्केट वो उसकी वहां से नीचे गिर भी सकता है। तो टेक्निकल एनालिसिस को अगर आप ऐसे लेंगे कि ये होगा ही होगा यहां से, एंड उसके बेसिस पे फिर आप अपनी पोजीशन साइजिंग गलत ले लें या फिर आप ज्यादा बेट कर लें, तो वो एक गलत चीज है। तो अल्टीमेटली तो आपको कुछ ना कुछ एक पैरामीटर डिसाइड करना ही पड़ेगा जिसके बेसिस पे आप बेट लेंगे, एंड टीए इज दैट फ्रेमवर्क ओनली जो आपको हेल्प करता है एंट्री लेने में या एग्जिट करने में, इस तरीके से कि आप आपकी पोजीशन साइजिंग सही रहे या फिर आपके पास एक फ्रेमवर्क हो। फॉर एग्जांपल टीए अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप सही टाइम पे एग्जिट कर जाएंगे। अगर आपका लॉस हो रहा होगा तो आपके लॉस कभी बड़े नहीं हो पाएंगे, है ना। तो शायद नितिन कामत की भी ऐसी ही एक पोस्ट थी सिमिलर, तो वो भी पढ़ सकते हैं डिटेल में। बट मेरा पॉइंट ये कि मतलब मैं टीए को ऐसे ही लेता था कि कोई भी जो पैटर्न है वो ऐसा नहीं है कि ये वर्क करेगा ही करेगा, इट्स जस्ट अ बेट जो भी कुछ परसेंटेज टर्म्स में, एंड हमको उसको वैसे ही लेना चाहिए। बट जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे या फिर जब कोई बताएगा तो बहुत सेंटी हो जाता है वो चीज को लेके कि ऐसा होगा ही होगा। सो मतलब मुझे लगता है कि मैं बस वैसे देख रहा था कि ये मोर ऑफ एक फ्रेमवर्क ही है। अब उसको आप एस्ट्रोलॉजी की तरह कह लो कि भाई ठीक है ये होने के चांस है, एंड बट ऐसा नहीं है कि वो होगा ही होगा। तो मतलब मैं कभी भी कोई पैटर्न को ऐसे नहीं लेता था। मतलब फिर मैंने उसको बैक टेस्ट करना स्टार्ट किया कि ऑब्वियसली, एंड बहुत सारे टीए पैटर्न मैंने बैक टेस्ट किए थे तो नहीं चल रहे थे। मतलब अगर आप उसका 5 साल के उस पर देखेंगे तो कई सारे नहीं चलते, तो जो काफी So ये बैक टेस्ट करना लाइक द डे यू स्टार्टेड ट्रेडिंग उसके कितने दिन बाद डिसाइड किया कि यार ये सब बैक टेस्ट करना जरूरी है? तो मैं तो कहूंगा कि मतलब हमेशा जो इंजीनियरिंग माइंडसेट होता है वो ऐसा ही होता है कि काफी डेटा ओरिएंटेड माइंडसेट होता है। तो मतलब ये तो हमेशा से डे वन से ही था कि कोई भी चीज ब्लाइंडली फॉलो नहीं करनी है, एंड अगर कोई बोल रहा है कि ये चीज वर्क करती है तो एक बार पता तो करना है वो वर्क करती है नहीं करती। एंड यहाँ पे तो बहुत ऑब्वियस था कि डेटा है हमारे पास पिछले 5 साल का बहुत इजीली अवेलेबल, तो और कोडिंग आती ही है, तो उसको तुरंत कोड लिख के देख लो एक बार कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो वो तो मैं आई थिंक डे वन से ही कर रहा था कि मतलब इनफैक्ट मार्केट में पैसा लगाने से पहले ही कि भाई इसको बैक टेस्ट कर लेते हैं। एंड मतलब उस समय तो शायद मुझे नाम भी नहीं पता था किस चीज को बैक टेस्टिंग बोलते हैं। मतलब वो तो एक ऑब्वियस आई थिंक थॉट प्रोसेस ही होता है इंजीनियर्स का कि इसको वेरीफाई कर लेते हैं। बेसिकली अगर हम बैक टेस्टिंग को देखें कि समझें मतलब बेसिक से कि एक्चुअली में बैक टेस्टिंग क्या है, तो जैसे आप ट्रेंड फॉलोइंग में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जो स्टॉक बढ़ रहा है वो चांसेस हैं कि बढ़ेगा, एंड जो स्टॉक गिर रहा है उसके चांसेस हैं कि वो गिरेगा। मतलब ये एक चांसेस है, ठीक है, कुछ भी उल्टा भी हो सकता है। तो बैक टेस्टिंग में भी यही चीज स्ट्रेटेजी का है कि लेट्स से हमने एक स्ट्रेटेजी ली और पिछले 5 साल के डेटा पे उसको बैक टेस्ट किया एंड वो चल गई, तो हो सकता हो कि यहाँ से रिवर्सल मार जाएगी, कल ही से वो चलना बंद हो जाए, हो सकता है। बट ये भी एक ट्रेंड फॉलोइंग की एनालॉजी से आप समझ सकते हैं कि अगर जो स्ट्रेटेजी पिछले 5 साल से चल रही है तो एक चांस है, ज्यादा चांस है कि वो आगे भी वर्क करेगी, या एटलीस्ट आगे कुछ टाइम तक तो वर्क करेगी। एंड जो स्ट्रेटेजी पिछले 5 साल में दिख गई कि भाई नहीं वर्क कर रही है, हो सकता है यही आज ही कल ही से वर्क करना स्टार्ट कर जाए, मतलब एक चांस है। बट वो मोस्टली ज्यादा स्टॉक की तरह मतलब जो गिरती हुई स्ट्रेटेजी है वो चांस है कि वो नहीं वर्क करेगी आगे भी। तो बैक टेस्ट भी बस इतना ही बताता है, बेसिकली आपको एक स्ट्रेटेजी दे रहा है जो बता रहा है कि भाई वो पिछले कुछ टाइम में वर्क करी है एंड उस पर और ट्रस्ट किया जा सकता है मे बी कुछ आगे के कुछ और टाइम के लिए। तो So I mean, I'm trying to be a little bold here. Which are the like famous strategies which you have back tested and which you can categorically say कि यार ये तो work नहीं करता है?
मतलब ऐसे तो मुझको नाम याद नहीं होगा, मैं सोच सकता हूँ। मतलब ऐसे पता है कि जैसे वो वेबिनार में स्ट्रेटेजीज बताते हैं, तो कुछ फ्रेंड्स लोग ही ने बोला कि भाई हमने वेबिनार से स्ट्रेटेजी पता चली है, इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। तो उसमें मतलब करी वो बैक टेस्ट नहीं वर्क करती है, तो ऐसे उसका कोई नाम नहीं था, मुझे वो वेबिनार का भी नाम नहीं पता है, याद है तो काफी टाइम हो गया। तो एंड आप जैसे स्टाइडल्स ले लो, मतलब अगर आप कोई भी वनीला स्टाइडल उठा लो कि भाई मतलब सिंपल से कि इंट्राडे नहीं, मतलब आप कि हम मंथ के स्टार्टिंग में स्टाइडल चलाएंगे एंड मंथ एंड तक लेके जाएंगे, कोई करता नहीं है सर, मतलब सिंपल बैक टेस्ट बता रहा हूँ। तो ये सब चीजें नहीं वर्क करती हैं, मतलब उसमें चार्जेस ही इतने हो जाते हैं कि आपके जो टैक्स वगैरह जो चार्जेस लगते हैं वो नेगेटिव में जा रही होती हैं वो स्ट्रेटेजीज। तो ऐसी कोई फेमस स्ट्रेटेजी का नाम मुझे अभी तो याद नहीं आ रहा है जो ऐसे। But did you backtest a 920 straddle in any format? हाँ 920 सैडल मैंने की है, एंड जितना मेरे पास डेटा था, बहुत लिमिटेड डेटा है क्योंकि ऑप्शंस का डेटा मिल नहीं रहा होते थे आसानी से, वो वर्क कर रही थी जहां तक मुझको याद है। उसमें कई सारे वेरिएशन, कुछ वेरिएशन तो वर्क कर रहे थे डेफिनेटली एंड प्रॉफिटेबल थे। कितना परसेंटेज प्रॉफिट था मुझको ये याद नहीं है, बट डेफिनेटली वो पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं था। सो वो चीजें वर्क करती। तो आई थिंक 920 स्टडी सब वर्क कर सकता है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है। मतलब ये तो उसमें भी है, वो जो एक फेमस बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म मुझको याद नहीं आ रहा ना, आज वो ऑप्शंस क्लिक करता है, उसमें भी 920 वाली स्टैटल बैक टेस्ट कर सकते हैं, उसमें दिख रहा होता है कि वर्क कर रही है। सो हम बैक टेस्टिंग पे थे। हाँ, तो बेसिकली बहुत सारे बैक टेस्ट के बाद भी रियलाइज होता है कि अगर आप बहुत सारी रैंडम स्ट्रेटेजीज भी खेलेंगे ना, मतलब बेसिकली अगर आप ऐसे कहेंगे कि हम ट्रेंड फॉलोइंग खेल रहे हैं एंड ट्रेंड फॉलोइंग इज लाइक कि हम प्रॉफिट्स को ट्रेल करेंगे और स्टॉप लॉस को काट देंगे जल्दी, है ना। सो आप इस टाइप की कोई भी स्ट्रेटेजीज ले आइए जो किसी भी इंडिकेटर बेस्ड हो सकती है, टीए बेस्ड हो सकती है, फंडामेंटल जो भी। मोस्ट स्ट्रेटेजीज का आप देखेंगे कि जो सक्सेस रेशियो है वो 40% से कम ही है अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग में जा रहे हैं, ट्रेल स्टॉप लॉस ट्रेलिंग वाली, मतलब 25 से 35% ऐसे उनके सक्सेस रेट आ रहे होंगे। तो इररिस्पेक्टिव आप कोई कौन सा इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो स्ट्रेटेजी से मतलब आपको लगेगा कि आप रैंडम भी खेल सकते हो। इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सी किस टाइम पे एंट्री ले रहे हो। अगर बढ़ते स्टॉक में आप घुस रहे हो तो देयर इज अ मतलब आप 25-30% चांस मान सकते हैं कि 1 in 4 1 in 3 टाइम्स आपका चल जाएगा। एंड अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो कुछ ट्रेंड्स आपको 10x रिटर्न दे जाएंगे, अगर 10R 20R के रिटर्न दे जाएंगे जो इनफ होगा आपके बहुत सारे लॉसेस को कवर करने के लिए एंड एक्स्ट्रा प्रॉफिट देने के लिए। सो बैक टेस्ट करके भी आपको रियलाइज होगा कि टीए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, वो आप मतलब रैंडमली भी कर सकते हो। तो मतलब इतना मैंने कभी पे टीए को इतना इंपॉर्टेंस दी। सो शुरू में जो बैक टेस्टिंग करी, जो फ्यूचर्स में ट्रेडिंग करी, वो मतलब कौन से टाइम फ्रेम में ज्यादा फोकस किया, इंट्राडे या पोजिशनल? तो जब स्टार्ट किया था तो अगर आप जैसे ये मतलब आबिद हसन या उन सबके थोड़े वीडियोस देखेंगे सेंसिबल वालों के, तो थोड़ा वो लोग बहुत रिस्क एवर्स हैं, जो बहुत सही चीज है, रिस्क एवर्स होना चाहिए। एंड वहीं से थॉट प्रोसेस बना था कि यार देखो गैप्स का रिस्क पता नहीं हैंडल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये था कि भाई पोजीशनल से थोड़ा बच के रहते हैं, अभी नए नए हैं तो पोजीशनल नहीं करते हैं क्योंकि अनलिमिटेड रिस्क है, गैप हो जाएगा। मतलब अब लगता है कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि निफ्टी एक दिन में 50% दे जाएगा, सब नहीं होता है। बट वही ब्लैक स्वान वगैरह, उस समय तालिब की बुक भी पढ़ ली थी ब्लैक स्वान, तो थोड़ा वो लग रहा था कि भाई ब्लैक स्वान ना हो जाए, तो स्टार्टिंग इंट्राडे से ही की थी। एंड इंट्राडे में वही कि कुछ स्ट्रैडल कर लिया या फिर फ्यूचर्स खरीद लिया, फ्यूचर शॉर्ट कर लिया, इस टाइप की चीजों पे ही, एंड जो थोड़ा बैक टेस्ट करके ही किया था, तो वहां से ही स्टार्ट किया था। एंड फिर धीरे धीरे मैं बिगर टाइम फ्रेम से मूव करने लगा। एंड उसके काफी वैलिड रीजन थे, मतलब ऐसा नहीं कि वो रीजन सबके लिए मे भी सही हो, पर मेरे लिए तो बहुत ज्यादा वैलिड थे। सो जो सबसे बड़ा रीजन मेरे लिए था वो था कि जॉब के साथ ये बहुत टफ हो रहा था। मतलब मैंने एल्गो से इसको ऑटोमेट कर दिया था, ऐसा नहीं है कि मैं जो इंट्राडे स्ट्रेटेजीज करता था वो उसको मैं मैनुअली करता था, ऐसा नहीं है, सब कुछ एल्गो से ऑटोमेटेड था। सुबह 9 बजे वो प्रोग्राम चला के छोड़ देते थे, वो चलता रहता था। पर क्या है कि इसकी एक बहुत ही प्रैक्टिकल लेवल पे जो करेगा ना वो समझता है कि एक इमोशनल कॉस्ट होती है, एंड वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। मतलब जिस दिन प्रॉफिट हो रहा है उस दिन आप खुश हो, उस दिन सब कुछ बढ़िया है, एंड जिस दिन लॉस हो रहा है उस दिन चीजें सही में है, मतलब आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो डिटैच होने की, आप डिटैच नहीं हो पाओगे, एंड वो इफेक्ट करेगा आपके नॉर्मल जॉब को, नॉर्मल लाइफ को। एंड भले ही वो तो जब
जब ये फीलिंग पहली बार आई तो उस टाइम कैपिटल कितना था और ये फ्लक्चुएशंस कितने के हो रहे थे? मतलब जैसे कुछ मुझे याद है, मैंने स्टार्टिंग जब की थी तो 10 लाख कुछ की कैपिटल थी, एंड कोरोना के टाइम पे एक दिन में 80,000 का लॉस हो गया था, मतलब तो मतलब ऑब्वियसली लॉस वाज इन लाइन विथ योर, सॉरी, बट दैट लॉस वाज इन लाइन विथ योर बैक टेस्ट। तो उस समय मैं थोड़ा नया था, मैं मतलब वो तो बैक टेस्ट के हिसाब से ही था लॉस तो, बट मेरी जो पोजीशन आई थी वो ज्यादा थी। 10 लाख के हिसाब से 80,000 का लॉस नहीं होना चाहिए था, मतलब ज्यादा से ज्यादा 20-25,000 के लॉस में निकल जाना था मुझको, पर उस समय इतना नहीं आता था। तो जैसे ये वन ऑफ द एग्जाम्पल थे। कभी जैसे 10,000 का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया, नॉर्मली ऐसे लॉस हो जाते थे। तो मतलब क्या, कितना भी लॉस हो, हमेशा वही लगता था फिर मतलब पता है, बैक टेस्ट कर रखा है, पता है कि यही स्ट्रेटेजी खेलनी है अगले 3 महीने तक, सब कुछ पता है, फिर भी शाम को आके वही सोचना है कि यार अच्छा क्या ट्वीक कर लें, कुछ इंप्रूव कर सकते हैं क्या, उसमें 1 घंटा निकाल दिया, चार्ट देख के 1 घंटा निकला जा रहा है। तो मुझे लगा कि ये टाइम का अच्छा यूज हो नहीं रहा है ना। और ठीक है, जितने भी रिटर्न आएंगे, मतलब रिटर्न आए थे, पॉजिटिव आए थे, एफडी से आए थे, ऐसे मैं नहीं कहूंगा कि 100% कोई रिटर्न आए थे, नॉर्मल आई थिंक 20% के ऊपर ही कोई रिटर्न थे, बट मुझे लगा कि वर्थ इट तो नहीं है। जो भी मान लो 100% रिटर्न भी आ जाए, तो इतना जो इमोशनल लोड मैं ले रहा हूँ वो मुझे वर्थ नहीं लगा कि मैं डेली ट्रेडिंग में, क्योंकि ये रोज हो रहा है, रोज आपने लॉसेस जो हैं वो आपने बुक करे हैं और प्रॉफिट्स आप बुक कर रहे हो, तो उस बेसिस पे आपकी लाइफ इंपैक्ट हो रही है। एंड चाहे मतलब भाई भले ही मैं फुल टाइम स्क्रीन नहीं देख रहा हूँ, पर एट द एंड ऑफ द जब रिजल्ट देख रहा हूँ तो इम्पैक्ट हो रहा है। तो मुझे लगा कि ये चीज सूट नहीं कर रही है, देखो अपनी पर्सनैलिटी को, है ना। तो वहां से मैंने सोचा कि इंट्राडे तो नहीं हो पाएगा। और एक और बहुत बड़ा रीजन था कि जॉब में जो काम में जो ध्यान लगना चाहिए वो नहीं लग रहा था, है ना। इंट्राडे में आप इन्वॉल्व रहते हो, भले ही आप एल्गो चल रही है, 2-4 बार स्क्रीन खोल ली, कुछ कर लिया, तो बीच में मीटिंग्स हैं, कुछ हैं, तो ध्यान नहीं लग रहा है। तो मुझे लगा कि देखो जो अपनी मतलब करंट माइंडसेट है और जो जॉब के साथ इंट्राडे सूट नहीं करता है, तो थोड़ा हाइयर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं। तो हाइयर टाइम फ्रेम पे फिर मैंने डेली पे स्टार्ट किया कि डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। पर डेली टाइम फ्रेम के साथ भी मोर और लेस सेम ही इश्यूज है, क्योंकि आपकी जो ट्रेड है वो 3-4 दिन 5 दिन ऑन एन एवरेज चल रही है, एंड आप उसमें भी सेम इमोशंस आ रहे हैं, एंड उसमें भी जॉब के साथ वो टाइम इम्पैक्ट हुई है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इंट्राडे या शॉर्ट टाइम फ्रेम में पैसा नहीं बनता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जितना रिटर्न आप इंट्राडे या शॉर्ट टाइम फ्रेम में ला सकते हो, उतना रिटर्न आप हाइयर टाइम फ्रेम में भी ला सकते हो। ऐसा नहीं है कि हाइयर टाइम फ्रेम कम स्पेशल है या शॉर्टर टाइम फ्रेम ज्यादा स्पेशल है, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। आप इक्वल रिटर्न। Let's spend 2 more minutes on it. तो आप बोल रहे हो कि हायर टाइम फ्रेम एज इन इवन मोर देन डेली, सो मंथली, लाइक वीकली और मंथली। मैं वीकली और मंथली की बात कर रहा हूँ। तो so let's say if I'm saying that making 100% or 70-80% per annum is very normal for a good trader on shorter time frame, तो आप बोल रहे हो कि वीकली मंथली में भी पॉसिबल है फॉर अ गुड ट्रेडर। मैं ये बिल्कुल, और मैं कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट 70% 100% की बात अगर आप करें तो आपको पता ही है मेरे थॉट्स। मतलब मैं तो मानता हूँ कि देखिए यहाँ पे इतने सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, मिलियंस ट्रेडर्स होंगे, तो कोई ना कोई तो कंसिस्टेंटली, एक ये प्रोबेबिलिटी तो है कि कोई ना कोई कंसिस्टेंटली 10 साल तक 100% रिटर्न बना ले। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्म हो, है ना। मतलब एवरेज ट्रेडर वो नहीं कर रहा होगा, या फिर जो एवरेज लकी है इंसान वो नहीं कर रहा होगा। मतलब आप अच्छे खासे लकी भी हो और आपका लॉस नहीं हो सकता है, कुछ लोग ऐसा कर रहे होंगे, बट आई डोंट थिंक कि ऑन एन एवरेज ये पॉसिबल है कि आप कंसिस्टेंटली 100% रिटर्न सालों साल बनाते चले जाओ। मतलब ये मेरी फीलिंग है और मेरा बहुत लिमिटेड एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, तो उस पे आप मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, है ना। नहीं, अरे हमारे स्पेसेस इसीलिए इतने पॉपुलर रहते हैं, पीपल आर क्रेजी अबाउट इट, बिकॉज हम एकदम दिल से बात करते हैं और हमारे गेस्ट भी दिल से बात करते हैं। आप दिल खोल के बोलिए जो भी बोलना है आपको, विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम। सो द थिंग इज, आप बोल रहे हो कि लार्जर टाइम फ्रेम में आपने शिफ्ट किया, तो अभी लाइक बैक टेस्ट में क्या रिटर्न आ रहा है लार्जर टाइम फ्रेम पे? ओके, सो मुझे ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो आपको बताया कि जब मैंने बहुत सारे ट्रेंड फॉलोइंग बैक टेस्ट किए, एंड सबका जो आपका विन प्रोबेबिलिटी है वो 25 से 35% ही आता था। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी इंडिकेटर या किसी भी बेसिस पे आपकी वो विन प्रोबेबिलिटी बदल रही थी, राइट। कि जो रिटर्न्स हैं वो इस चीज पे डिपेंड कर रहे थे कि जो आपकी अंडरलाइंग एसेट है उसने अच्छा ट्रेंड दिया उस टाइम पे या नहीं दिया, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि कुछ एसेट हैं जो
दे देते हैं ट्रेंड, नहीं दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब ट्रेंड ही नहीं आया तो आप कितना भी विन, मतलब 30% प्रोबेबिलिटी पे भी आप लॉस में ही जाओगे, है ना। तो आपको अच्छे ट्रेंड चाहिए। तो मैंने रियलाइज किया कि जरूरी नहीं है बैक टेस्ट करना, मतलब आपको अगर आपके दिमाग में कुछ बेसिक्स राइट हैं तो बैक टेस्ट की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बैक टेस्ट 5 साल का आपको बताएगा कि अगले 10 साल में क्या रिटर्न आएंगे। सो आपको अपने ये बेसिक्स राइट रखने की जरूरत है कि आपकी पोजीशन साइजिंग सही है, मतलब कि आप हर ट्रेड पे ऐसा नहीं 1-2% ही लूज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लूज कर दो। सेकंड चीज है कि अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे हो, जैसे मैं ट्रेंड फॉलोइंग करता हूँ, तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए वो अनलिमिटेड वाले साइड पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर प्रॉफिट कैप रखा है, मतलब आप ट्रेल करते रहो, जब तक ट्रेंड आपको मिल रहा है तब तक आप प्रॉफिट को मतलब उस ट्रेड में रहो। ऐसा नहीं कि ट्रेड काट दो कि भाई इतना प्रॉफिट हो गया तो। एंड आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए जिससे आपके लॉसेस छोटे रहे। अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो देन ये स्ट्रेटेजी के चांसेस हैं कि आप प्रॉफिटेबल होंगी। मतलब इसमें बैक टेस्ट की कोई वो नहीं है, मतलब आप इसको मैथमेटिकली भी सोच सकते हो कि आपको कुछ अच्छे ट्रेंड मिल गए तो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो जाओगे। एंड अगर नहीं मिले, अब निफ्टी नहीं हुआ ट्रेंडिंग या जो भी स्टॉक आप कर रहे हो नहीं ट्रेंड किया तो नहीं हो गए, चाहे बैक टेस्ट ने दिखाया हो पिछले 5 साल में रिटर्न। पर अब जैसे रिलायंस था वो कई सालों तक एक रेंज में रहा था, तो आप कितना भी ट्रेंड फॉलोइंग खेल लो उसमें आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते अगर रिलायंस बढ़ ही नहीं रहा है तो मैंने ऐसा नहीं कि मैं जो करेंट स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ उसको मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, बट मुझे पता है कि बैक टेस्ट करके कौन से फंडामेंटल्स हैं जो सही रखने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कोई भी बैक टेस्ट कर लो जिसमें आपने प्रॉफिट पे कैप लगा रखा है, लेट्स से कि स्टॉप लॉस आपने 10% पे ले लिया और प्रॉफिट 20% पे कैप कर दिया, 1:2 पे खेल रहे हो, मुझे तो ऐसा नहीं मिला कोई स्ट्रेटेजी जो आपकी ये प्रॉफिट देगी, है ना। तो मोस्टली ऐसी स्ट्रेटेजी लॉस ही देंगी। तो बैक टेस्ट से आइडिया लग गया कि किस टाइप की स्ट्रेटेजीज आपको खेलनी चाहिए। एंड अब जरूरी नहीं है कि आप बैक टेस्ट करो एज लॉन्ग एज आपके वो फंडामेंटल सही है। तो अब जो मैं स्ट्रेटेजीज करता हूँ, मतलब मैं तो मोस्टली मंथली टाइम फ्रेम पे ऐसे स्टॉक्स उठाता हूँ जो ट्रेंड देने की चांसेस ज्यादा हैं, जैसे स्मॉल कैप हो गए जिसमें अच्छे ट्रेंड बन सकते हैं। एंड उस पे आप पिरामिड करते जाओ, मतलब स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी के अंदर नहीं जाते, मतलब मैं पब्लिकली मैं डिस्कस कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो। बट नहीं, whatever makes you comfortable. मेरा ये है कि जैसे आप you are a very coding oriented guy and back testing oriented guy, तो जब आप larger time frame पे मूव किए तो दो चीजें तो कंसर्न करी होंगी। पहली चीज तो ये कि see larger time frame is something which every fund manager or a mutual fund manager or a even bigger hedge fund managers are targeting because of the size of the capital that they have. But when the index is not in trend, okay, forget about last bull run, when index is not in the trend, then it's very difficult to generate alpha on a buy only strategy, right? You're not doing selling, right? And let's say if a trader is there on a shorter time frame, so he is taking advantage of both upside and downside, right? That is one concern that you might have encountered. And second is like before embarking on any time frame and focusing on any particular trading style, you'll have some average profit that you will generate, that kind of thing in your mind. I mean, yeah, we discussed that I think buy only strategy on a larger time frame, it will be hugely at the mercy of the index, right? If index goes 30-40%, you can try beating the index. But if index is flat or if it's taking a nosedive, then either you can sit on cash or you can't do much about it, right? That's one handicap. And index is sideways in most of the markets 60 to 70% of the time, right? In a clear uptrend, that's one concern. And second, you must have thought about a ballpark figure which will be sufficient for you to make, for example, 30% or 40% per annum. I mean, it has to be some alpha on the index. Otherwise, buying the index fund itself will make a lot of sense, right? Right. So पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैंने वही बोला कि ये जो आपको ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है ना, इंडेक्स, आई डोंट थिंक इंडेक्स पे खेलनी चाहिए। इंडेक्स तो आप खरीद लो और उसको होल्ड करके रखो, उसमें क्या ट्रेंड फॉलोइंग करोगे, वो बढ़ता ही है। मैं कह रहा हूँ कि आप स्मॉल कैप, जैसे मैं स्मॉल कैप स्टॉक्स लूंगा जो मोमेंटम में रहते हैं, जो बढ़ते हैं, एंड एक नहीं होंगे वो, मतलब आप अगर 50 स्टॉक्स का लिस्ट बना सकते हैं उसमें से काफी सारे चूज कर सकते हो। सो अब सारे 50 के 50 अगर साइडवेज हैं तो नहीं बना सकते, बिल्कुल कोई तरीका ही नहीं है कि साइडवेज है, सारे साइडवेज हैं सारे फॉलिंग है तो आप ऐसा बना दो, इस स्ट्रेटेजी में कोई तरीका नहीं है। बट अगर कोई भी चल रहा है, कोई एक दो स्टॉक भी आपके 3x 4x चल रहे हैं तो आप ऐसा बना सकते हो, यही फंड है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि साइडवेज में नहीं बन सकता।
इंडेक्स और जो ब्लू चिप है उसमें मैं ये सब स्ट्रेटेजीज नहीं खेलूंगा, क्योंकि वो ऐसे नहीं है कि वो एकदम बहुत तेजी से बढ़ जाए, मतलब अपार्ट फ्रॉम अभी जो कोरोना के बाद हुआ वो थोड़ा एक्सेप्शन रहा है, पर उसके पहले तो मुझको नहीं दिखा। तो उनमें तो मैं बाय एंड होल्ड ही करता हूँ, वो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है, मतलब उसमें तो कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। एंड सेकंड आपका था कि एक बॉल पार्क फिगर। सो मतलब ऐसा तो कोई फिगर क्या ही कह सकते हैं, मतलब जितना आ जाए बेटर ही है इसमें, मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता वो फिगर बना के, राइट? मतलब मैं कहूँ कि 50% चाहिए, नहीं आया तो क्या कर लूंगा, और ज्यादा आ गया तो अच्छी बात है। तो आई डोंट थिंक कि एज लॉन्ग एज कि मेरे बाकी इन्वेस्टमेंट से बेटर है, मतलब मैं अगर सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में जाऊं तो क्या है मेरे पास, एफडी है वो भी बेकार है, उसके बाद आरबीआई बॉन्ड्स हैं जिसमें 5 साल का लॉक इन है, तो भी वो भी 7.25% दे रहे हैं, उससे ज्यादा तो कोई दे नहीं रहा सेफ। नहीं, what I meant was कि let's say अगर मैं कोई स्मॉल कैप में स्ट्रेटजी लगाता हूँ या मिड कैप में स्ट्रेटजी लगाता हूँ, and if it is giving me comparable return to Nifty, like not large alpha, then I'll think twice, right? That's the idea of having some figure in mind beforehand that how much I'm going to beat Nifty. That is how any mutual fund manager also tries. So इसमें देखिए मुझे लगता है कि बिल्कुल सही बात है, अगर वो निफ्टी के बराबरी दे रहे तो निफ्टी में लगा लो, इसमें क्यों मगजमारी करनी है ना, मतलब अब टैक्स भी पे करोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल की। सो मेरे हिसाब से यहाँ बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन वाली चीज है, देखो निफ्टी में तो इन्वेस्ट कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि निफ्टी में नहीं कर रहे हैं, ये एक सेकेंड फॉर्म है कि कुछ पार्ट ऑफ अपना जो नेटवर्थ है उसमें एक हाइयर रिस्क चीज में लगा रहे हैं, कि कल को अगर मान लो कोई स्मॉल कैप ज्यादा दे जाए, जैसे कुछ स्मॉल कैप दे जाते हैं 4-5x हो जाते हैं, तो वहां से उसमें ज्यादा प्रॉफिट बन जाएगा। ये मतलब इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन कह लीजिए, कि अपना पैसा कहाँ लगाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं निफ्टी में नहीं लगा रहा हूँ, या फिर ऐसा नहीं है कि मैं इसमें नहीं मतलब सब में थोड़ा थोड़ा जा रहा है, निफ्टी में भी जा रहा है, ब्लू चिप स्टॉक्स में भी जा रहा है, एंड इन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में भी जा रहा है। सो बस ये तो इसका हमने जो एक बार डिस्कस किया था इसमें लाइक क्या टाइम फ्रेम आप रखते हो, और ये भी क्या दिमाग में रहता है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ना देना पड़े एंड यू फॉल इनटू दैट लॉन्ग टर्म ब्रैकेट बाय होल्डिंग इट फॉर 1 ईयर? हाँ, सो मोस्टली तो मतलब बेसिकली देखिए इसमें यही फंडा है कि अगर मंथली कर रहे हैं तो आपको मंथ में एक बार देखना है, एक तो एंड ऑफ मंथ टाइम बहुत बच रहा है, ज्यादा डिसीजंस नहीं लेने। सेकंड चीज ये कि मतलब अगर 1 साल के अंदर एग्जिट हो गया तो शॉर्ट टर्म ही देना पड़ेगा, मतलब ऐसा मैं फोर्स नहीं करूंगा, कि ऐसा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि मतलब वो 1 साल खींच लूं टैक्स बचाने के लिए, अगर वो चीज पहले एग्जिट आ रही है तो लेनी पड़ेगी, आई डोंट थिंक कि उसमें ये चीज कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का बेनिफिट तो है यहाँ पे, मतलब अगर आप देखें तो 15% टैक्स ही है आफ्टर, अगर इसमें एसटीटी देना पड़ता है तो वो एक अच्छा बेनिफिट है एज कम्पेयर टू अगर हम एफएनओ ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें आप इनकम टैक्स स्लैब पे कर रहे हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा उसके कंपैरिजन में बेनिफिट है यहाँ पे। सो मतलब अगेन मैं इस पे कहूंगा कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है मैं कह रहा हूँ कि एफएनओ नहीं करना चाहिए, इंट्राडे या वो नहीं करना चाहिए, इट्स लाइक कि वो चीज आपको सूट करनी चाहिए, आप उतना टाइम अगर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड उसमें ऑब्वियसली लेवरेजिंग का बेनिफिट होता है, आप लेवरेजिंग सेम रिटर्न्स लेवरेज पे अगर आप जाएं तो आप और ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं, है ना? अगर आप इसमें 30% बना रहे हैं, आपके पास मैक्सिमम 9x तक लेवरेज होगी, 8-9x होती है, तो उसमें आप ज्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं 2x लेवरेज अगर यूज कर लें तो। बट वही है कि वो आपको सूट करना चाहिए कि आप जो आपकी नॉर्मल लाइफस्टाइल है उसमें आप एफएनओ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ओवरहेड है उस चीज का। मतलब मैं हिट ले रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं हिट ले रहा हूँ रिटर्न्स पे, बट पीस ऑफ लाइफ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए जो नहीं मिल रही थी वहां पे। ओके, या श्योर। तो ये जो स्मॉल कैप में जो स्ट्रेटजीज आप यूज करते हो, लाइक इफ अगर हमें 2-3 सेंटेंस में एक हल्का सा बैक ऑफ द एनवेलप आइडिया देना, सो इज इट लाइक अ ब्रेकआउट ऑन अ बॉक्स ब्रेकआउट काइंड ऑफ अ थिंग? बॉक्स ब्रेकआउट भी मुझे लगता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया ना, मैं तो बस इतना देखता हूँ कि अगर आपका प्रीवियस मंथ हाई से क्रॉस, मतलब अभी जो मंथ की क्लोजिंग है प्रीवियस मंथ हाई के ऊपर है, तो मतलब वो मतलब बुलिश उसमें है, मतलब चांसेस हैं कि स्टॉक यहाँ से बढ़े। और आप देख सकते हो बहुत सारे स्टॉक्स के चार्ट कि अगर वो जब बढ़ना स्टार्ट होता है, मतलब एक ट्रेंड देगा, तो कहीं ना कहीं उसने कभी ऐसा दिया होगा कि जो क्लोजिंग है मंथ की वो प्रीवियस मंथ के हाई से ज्यादा थी, तो आप वहां पे बाय कर लो, एंड देन एक बार में पूरी कैपिटल मत लगाओ, फिर उसको पिरामिड करते रहो, अगर वो स्टॉक अगले बार भी बढ़ गया तो फिर आप थोड़ा और डाल दो, ऐसे करके आप ट्रेंचेस में डालो अपनी कैपिटल, एंड एग्जिट करना है तो जब वो स्टॉक आपके प्रीवियस मंथ के लो से नीचे आ जाए तो आप एग्जिट कर दो, मतलब मंथली क्लोजिंग पे। सो सिंपल। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रहता है इनिशियल? तो इसमें देखिए अच्छी चीज है कि सिंस मैं लेवरेज नहीं हूँ और मेरी बहुत सारी कैपिटल एक स्टॉक में लॉक्ड इन नहीं है, प्लस मैं पिरामिड कर रहा हूँ,
मुझे स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं मंथली क्लोजिंग बेसिस पे एग्जिट ले सकता हूँ। मतलब मैं ऐसे देखता हूँ कि उस मंथ के क्लोज में अगर वो स्टॉक बहुत ज्यादा गिर गया, मतलब प्रीवियस मंथ के लो से भी नीचे आ गया, तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। तो इससे फायदा क्या होता है कि जो आपके बीच कई बार ना स्टॉक्स वो मतलब शेक आउट कर देते हैं आपके बीच में, मंथ के मिडिल में स्टॉक एकदम से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, तो उस बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट अगर आप स्टॉप लॉस ना लगाएं तो आपके बहुत सारी ट्रेड ऐसे एग्जिट होने से बच जाती हैं और वो प्रॉफिटेबल कन्वर्ट हो जाती हैं। पर ये तभी मैं करता हूँ क्योंकि मैं लेवरेज नहीं हूँ यहाँ पे, और मेरी अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट बोलना चाहूंगा। इसमें बहुत लोग मुझे भी और आपको भी ट्रोल करेंगे, तो मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बिकॉज आई थिंक यू आर नॉट वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर दीज डेज। तो मंथली क्लोजिंग पे लेके बहुत घमासान होके रखा है, एंड आई जस्ट वांट टू क्लियर इट फॉर एवरीवन हु इज लिसनिंग कि यहाँ पे बात हो रही है फॉर अ वेरी वेरी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, 30 to 50 stocks. So probably someone who is doing this, that position ले लिया and stop loss ले लिया, he is willing to wait for that stock to even go to zero, but because the capital tied up is so small, right? In the worst case scenario, even right Sandesh, Right. if it goes drastically lower also, the person is ready to take it to मतलब मैं zero. प्रिपेयर्ड हूँ, अगर वो Because 50% भी गिरता है तो कितना मैं लूज कर दूंगा, 1-2% लूज कर दूंगा मेरी कैपिटल का, कोई बड़ी बात नहीं। exactly, the lot size is so less, the individual trade size is so less that it doesn't affect even if the stock goes to zero. So because monthly closing बहुत लोगों का misunderstood topic है, और उसमें बहुत से thread, counter thread, weekend की लड़ाई, घमासान, तलवारबाजी, बहुत कुछ हुआ है। I don't take part on it, but I love to read it. And Sandesh, you have made peace with your Twitter, so I know you are not reading much of it. So इसलिए monthly closing का यहाँ ये मतलब है कि it's not that सारी कैपिटल एक ही जगह लगी हुई है और एकदम से नीचे चला गया तो सब बर्बाद हो गया। It's like 1% or 2% risk in the worst case scenario as well, right Sandesh? तो आपकी जैसा भी आप पिरामिड करते हो, और तो एट अ टाइम लाइक ऑन एनी गिवन वोलेटाइल डे आपकी कितनी पोजीशंस ऑन रहती हैं ऑन बाय साइड? मतलब अभी आई थिंक 20, मतलब अगर मैं शॉर्ट टर्म में देखूं 13-14 पोजीशन तो अभी ऑन है इस समय, जो मतलब चल रही है। 13-14 पोजीशन ऑन है, और अभी कितनी कैपिटल अनयूटिलाइज पड़ी हुई है पिरामिड करने के लिए? 13-14 तो मुझे लगता है बहुत कम, मतलब अभी तो मतलब मुझे लगता है आधी कैपिटल तो है अभी बची हुई होगी। तो Okay. So basically the main thing, whoever is listening and he's confused about monthly closing, is कि the individual trade size has to be small enough for you to take the hit, कि अगर अगले दिन 30%, 50% भी नीचे चला जाता है लगातार 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी लगता है, तो भी you have time to react. तो बेसिकली फंडा यही है कि शेक आउट ऐसा ना हो, क्योंकि स्मॉल कैप क्या बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, मतलब आप देखेंगे कि वो गिर के फिर से रिकवर कर जाते हैं, एंड आप अच्छी ट्रेड से निकलेंगे नहीं अगर यहाँ पे मंथली क्लोजिंग पे देखेंगे तो। और ऑब्वियसली कोई होली ग्रेल नहीं है, दूसरी चीजें भी वर्क कर सकती। इसमें वॉल्यूम भी देखते हो आप? नहीं, कोई वॉल्यूम नहीं देखता, नॉर्मल इस पे ही। मतलब आप कोई भी चार्ट खोलें, मतलब अगर आप जैसे कोई भी एग्जांपल दीपक नाइट्रेट ले लीजिए या टाइप पे कोई भी स्टॉक देख लीजिए, एंड बहुत कम ट्रेड्स आएंगे, ऐसा नहीं है कि आपके बहुत ज्यादा ट्रेड्स आएंगे अगर आप पिछले 5-10 साल का चार्ट भी ओपन करेंगे, और क्योंकि लंबे टाइम तक चलती है वो, मतलब वो स्टॉक स्मॉल कैप में देखता हूँ एक बार वो चल जाता है ऊपर तो पिछले मंथ का लो भी क्रॉस कर दे, वो गिरते में ऐसा कम होता है, वो 1-2 महीना गिरेगा पर थोड़ा गिरेगा, ऐसा नहीं कि लो क्रॉस कर देगा एंड फिर वो बढ़ने लगेगा। तो आपके बहुत ज्यादा ट्रेड्स नहीं आती, बट कुछ ट्रेंड्स काफी अच्छे आ जाते हैं। और फिर स्क्वायर कब करते हो? वही मैं था ना, प्रीवियस मंथ का लो नीचे, मतलब अगर मान लीजिए मंथ, अच्छा प्रीवियस मंथ का जब लो तो अच्छा तो आप तो मतलब अगर चल गया तो फिर कई महीनों तक चलेगा, राइट? बिल्कुल चल गया तो कई महीनों तक चलेगा और आप एग्जिट कर देंगे। और जब आपका मार्केट साइडवेज होगा तो, या फिर जब आपका मार्केट गिर रहा होगा तो मतलब ये कि आपकी कैपिटल आइडल होगी, उस समय आप उसको कोई डेट असेट में डाल सकते हैं, डेट फंड में शॉर्ट टर्म वाले उसमें डाल सकते हैं, तो मतलब आपका पैसा लॉक इन नहीं होगा। आप ऐसे समझिए कि जब मार्केट गिर रहा होगा, जैसे कोरोना का टाइम आया, या फिर जब मार्केट साइडवेज है, उस समय आपकी कैपिटल अपने आप ही मार्केट से बाहर आ जाएगी, क्योंकि प्रीवियस मंथ का लो क्रॉस होने लगेगा वो गिरते मार्केट, एंड कैपिटल बाहर आ जाएगी। Yeah. So अभी तक like how was the last year doing this? वो last 1 year? मतलब लास्ट 1 ईयर में जो है, जो प्रॉफिट वाली ट्रेड्स हैं वो तो चल ही रही हैं, तो प्रॉफिट तो बुक नहीं हुआ है, छोटे लॉसेज 5-5, 10-10 हजार कैसे लॉसेज करके कुछ ट्रेड्स निकल गई है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो रियलाइज तो लॉस ही हुआ है, पर बहुत कम लॉस हुआ है, क्योंकि जो प्रॉफिट वाले हैं वो तो अभी वो निकले ही नहीं है, वो तो चल रहा है।
ओके ओके। पर ओवरऑल प्रॉफिटेबल है, काफी अच्छा है, मतलब आई थिंक 20% के ऊपर ही चल रहा है अभी तो। Coming to another aspect of your life where you thought, you know, me and you, we agreed, I don't know, आज मेरा इंग्लिश में बोलने का बहुत मन कर रहा है, although मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ और बहुत ही खराब इंग्लिश है मेरी। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मेरे एक फ्रेंड को कोरोना हो गया और उसने बोला यार कि बड़ी तबीयत खराब है, आइसोलेट कर रहा हूँ और एक रूम में बैठा हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ। तो आई रिप्लाइड रेस्ट इन पीस। देन आई लेटर रियलाइज कि यार ये तो गलत रिप्लाई कर दिया। सो तो मैं तो जब 18 महीने पहले मैंने भी अपनी ट्विटर की जर्नी चालू करी थी और संदेश ने भी चालू करी थी, तो मेरे भी कुछ 500-600 फॉलोअर्स थे, या साल भर पहले की बात है। और संदेश के भी शायद मेरे से 100-200 आगे पीछे रहते थे। हम लोग आपस में नोट्स टैली करते थे कि ट्विटर में क्या वर्क कर रहा है, क्या नहीं वर्क कर रहा है। एंड आई रिमेम्बर संदेश ने एक बहुत, जो भी लोग सुन रहे हैं और उनको अगर ट्विटर ग्रोथ की बहुत लालसा है, तो बहुत अच्छा हैक संदेश ने यूज किया था विच हैड अ वेरी गुड ट्रैक्शन, कि दिन भर में आपने जितने भी ट्वीट्स पढ़े और आपको जो सबसे अच्छे लगे उसको एक थ्रेड में पिरो के आप लिख दीजिए हाइलाइट्स ऑफ द डे, और उन लोगों को मार्क कर दीजिए, ऑब्वियसली उन लोगों को कोट ट्वीट कर दीजिए जिनके ट्वीट है। लेट्स से आपको मेरा एक ट्वीट अच्छा लगा तो आपने वो डाल दिया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे आपने किसी दूसरे का, तीसरे। दिस यू डू एवरी डे, राइट? 5 ट्वीट्स। तो ऐसा क्या होता है, ट्विटर के एल्गो में जो सबसे अच्छे ट्वीट्स होते हैं कई बार हमसे मिस हो जाते हैं, बिकॉज ट्विटर हमको वो दिखाता है जो ज्यादा एडिक्टिव हो, जो ज्यादा हमारे अंदर कोई भी जज्बात को जगाए, या तो हमें बहुत उग्र बना दे या हमें बहुत ही लालची बना दे, मतलब इट ट्राइज टू मेक अस हुक्ड। तो आप ऐसे 5 ट्वीट्स की वो बनाया था। आई थिंक यू कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मंथ्स, राइट संदेश? एंड वो टाइम पे हम लोग साथ में ग्रो करते थे। एंड देन यू सेड वन थिंग विच आई स्टिल रिमेम्बर एंड इट हिट मी वेरी हार्ड, एंड दैट वाज कि देखते हैं कितने दिन मन करता है ग्रो करने का। तो मुझे लगता है कहीं पे बीच में फिर आप डिसइल्यूजन्ड हो गए अपने ट्विटर की जर्नी से भी। सो टेल अस कि ट्विटर का ग्रो करने का डिसाइड क्यों किया था, और फिर वो आई थिंक 3000 पे आके फिर एक एग्जॉशन सा फील हुआ, या लगा कि अब कुछ और करते हैं, या अच्छा आरओआई नहीं है लाइफ में टाइम का। तो टेल अस थ्रू दैट, टेक अस थ्रू दैट। सो ट्विटर पे स्टार्ट करने का ऐसा कोई रीजन तो नहीं था, मतलब इनफैक्ट मतलब मैं ट्विटर भी नहीं करता था। जब मैं ट्विटर पे आया तो ट्रेडिंग सीखने के लिए था, मतलब जो भी बड़े तगड़े ट्रेडर्स हैं उनको फॉलो करके सीखने को तो मिल ही रहा था, तो मैं उसी के लिए आया था। एंड धीरे धीरे फिर जब चीजें आने लग गई तो फिर टाइम पास भी अच्छा होने लग गया था, मतलब बढ़िया ट्विटर फाइट्स पढ़ लो और मजा आने लग गया था। एंड आई डोंट नो, धीरे धीरे उस डायरेक्शन में पुश होने लग गया। मतलब आपसे बात हो रही थी यार, और भी लोगों से बात होती थी तो लोग कर रहे थे, तो ऐसा कोई एजेंडा नहीं था, टाइम तो था ही लाइफ में, तो कहा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं। एंड वो ऑप्शन जी करके एक वेबसाइट बनाई थी, तो उसमें कुछ ब्लॉग्स थे, वो लोगों को थोड़े पसंद आए थे, तो मुझे लगा कि ठीक है ट्विटर पे भी थोड़ा लिख के उसको आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा वेबसाइट पे ट्रैक्शन आएगा, वेबसाइट पे ट्रैफिक भी बढ़ेगा इससे के थ्रू। तो वही एम था, है ना। और फिर ये था कि अगर जैसे बैक टेस्टिंग मैंने अपने लिए पर्सनली स्टार्ट की थी, तो मुझे लगा कि बैक टेस्टिंग एज अ सर्विस भी दे सकते हैं, थोड़ा पैसा कमा सकते हैं यहाँ से। एंड उस पे अगर ट्विटर पे अच्छी फॉलोइंग होगी तो वहां से इस टूल पे जो लोगों को यूज है वो इस टूल पे भी आ जाएंगे, मतलब या तो वेबसाइट के थ्रू या ट्विटर के थ्रू, मतलब मेरे बैक टेस्टिंग टूल पे। तो ये आइडिया था स्टार्ट करने का। तो उसके बाद ठीक है स्टार्ट किया था, थोड़े फॉलोअर्स वगैरह बढ़ गए थे एंड चीजें सही थी। फिर उसके बाद मतलब एक तो ये हो गया कि वो बैक टेस्टिंग वाली चीज से इंटरेस्ट हट गया, बैक टेस्टिंग टूल में मुझे इतना पार हुआ ही नहीं। वो इंटरेस्ट क्यों हटा? मतलब यू स्टार्टेड बैक टेस्टिंग प्रोफेशनली एज वेल, कि आपको पैसे दे के कोई भी बैक टेस्टिंग करा सकता था, राइट? और ये आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड बिजनेस मॉडल, बिकॉज बहुत से लोग मेरे जैसे हैं जिनको कोडिंग किए हुए 20 साल हो गए, और उनको अभी लास्ट लैंग्वेज जिसमें कोड किया था दैट वाज सी, नॉट सी प्लस प्लस, सी। तो उसके बाद लगता है यार कि कोई जल्दी से कोड करके दे दे, ये आइडिया तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो वो बहुत अच्छी सर्विस थी वो, तो उसको क्यों डिसकंटिन्यू कर दिया? तो वो सर्विस अच्छी तो थी उन लोगों के लिए, मतलब जो को मैं बैक टेस्ट दे रहा हूँ, पर मेरे लिए पर्सनली वो थोड़ा मुझे लग रहा था स्केलेबल नहीं है। कि अगर आप ऐसे देखें एक बैक टेस्ट का मतलब ठीक है कितना भी 4-5 हज़ार से ज्यादा आप चार्ज करोगे तो लोग नहीं आएंगे, उतना ही मैं चार्ज कर रहा था। एंड एक बैक टेस्ट को करने में अच्छा खासा टाइम जाता है। आप पहले रिक्वायरमेंट समझते हो, स्ट्रैटेजी समझते हो, उसके बाद फिर आप कोड लिखते हो, एंड देन कोड लिख के टेस्ट करते हो। तो कुछ मतलब वो है 1-2 घंटे का काम, मतलब 2 घंटे मान लीजिए। तो मुझे लगा कि 2 घंटे लगा के जो पैसे आ रहे हैं वो इनफ नहीं है, और चलो ठीक है कोई बात नहीं, इनिशियली कम आ रहे हैं, मे बी बाद में आने लगे लोग ज्यादा आ जाएंगे, स्केल नहीं कर पाऊंगा मैं। मतलब या तो फिर मैं अकेले तो मैं कितना बैक टेस्ट कर लूंगा एक दिन में, 5-6-10 कितने कर लूंगा, उतनी कर पाऊंगा। या फिर मैं इसको एज अ वो बिजनेस लेके जाऊं कि जहां पे मैं फिर टीम हायर कर रहा हूँ एंड बाकी लोग बैक टेस्ट कर रहे हैं, राइट? इट्स लाइक अ बैक टेस्टिंग कंपनी। एंड मैं उस डायरेक्शन में सोच नहीं रहा था, मतलब मैं नहीं सोच रहा था कि कुछ इस टाइप का मुझे बिजनेस करना है। तो फिर मैंने
सोचा कि ठीक है इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि अकेले भी इतना पैसा नहीं आ रहा है एंड स्केल करना इसको टफ है। तो इसलिए मैंने फिर बैक टेस्ट आगे नहीं किया। तो वही रीजन था। एंड देन उसके बाद से फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट कम हो गया, क्योंकि ट्विटर का जो फिर मतलब ट्विटर का कंज्यूमर वाला इंटरेस्ट तो था कि हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, पर जो कंटेंट क्रिएशन के लिए था कि एक जो मोटिवेशन था कि वहां से हम कुछ बिजनेस बनाएंगे, वो चला गया था। तो वो एक मोटिवेशन कम हो गया था। एंड सेकेंड चीज, वही कोरोना के टाइम में थोड़ा पर्सनल कुछ इश्यूज भी आ गए, तो उस वजह से भी चीजें डिस्टर्ब हो गई एंड वो डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो फिर जो चल रहा था वो वहीं पे रुक गया। तो मुझे लगता है कुछ मल्टीपल ये सब रीजंस की वजह से फिर मतलब ऐसा नहीं है कि कोई, मुझे लगता है कि ट्विटर पे अगर आप एक अच्छी प्रोफाइल बना सकते हो तो वो काफी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट ही है। मतलब एक तरह से आप देखो अपने में भी, मतलब अपने में इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर में काम ही आएगा। बट वो अभी तो नहीं हो पाया, अभी वो रुक गया मेरे लिए। और ये जो वेबसाइट स्टार्ट करी थी ऑप्शन जी, वो भी बंद कर दी है, वो चल रही है? हाँ, वो डोमेन एक्सपायर हुई अभी पिछले हफ्ते ही, तो वो अभी तो बंद हो गई है, वो एक्सपायर हो गई डोमेन। लेट्स सी, मतलब क्योंकि उसको मेंटेन करने का कुछ था नहीं, मतलब हर साल उस पैसे देते रहो एंड कुछ बेनिफिट दिख नहीं रहा था मुझको। तो अभी तो वो बंद ही हो गई है। एंड अगर मतलब जो कंटेंट है वो तो मेरे पास रखा हुआ है सारा, तो अगर मुझे कभी रीस्टार्ट करना होगा तो कंटेंट तो है ही मेरे पास। राइट। तो बट यहाँ पे एक मेरे और आपके जो थॉट प्रोसेस, जब जब मैं, मेरे भी 500 फॉलोअर थे और आपके भी 500 थे, एक जो मैच हुआ था बहुत शुरू में कि वी शुड हैव अ सेकंड स्ट्रीम ऑफ इनकम, वी शुड हैव समथिंग एल्स टू यू नो फॉल अपॉन, और समथिंग दैट वी एंजॉय डूइंग एज वेल एंड वी अर्न मनी एज वेल। तो ये थॉट कहाँ से आया था, इसका क्या जेनेसिस था, और क्या अभी वो उसको उसमें आगे कुछ करना है? सो ये थॉट तो मतलब आई थिंक बहुत, अगर आप वही जो फायर स्ट्रेटेजी होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, रिटायर अर्ली समथिंग, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। तो एक फेमस चीज है कि सभी लोग कहते हैं कि पैसिव इनकम होनी चाहिए, कि जॉब को लेके सब लोग थोड़ा परेशान तो रहते ही हैं, चाहे कितनी अच्छी जॉब हो, कि भाई आप जॉब में हो तो आपको फुल फ्रीडम नहीं है, वो सब चीजें। तो अगर आपके पास पैसिव इनकम होगी तो ऑब्वियसली आपका टाइम आपका पूरा है। तो वहीं से ही मेरा भी यही थॉट था कि अगर जॉब से इंडिपेंडेंस मिल जाए एंड पैसिव इनकम होगी तो हम पूरा टाइम अपना होगा, उस टाइम में भले ही कुछ भी करें, टीवी देखें, नेटफ्लिक्स देखें या काम करें, जो भी करेंगे अपने मर्जी से करेंगे। तो वहीं से ही ये थॉट आया था पैसिव इनकम का। एंड वो थॉट अभी भी है, ऐसा नहीं है कि वो थॉट चला गया, ऑब्वियसली वो कॉन्सेप्ट अभी भी। इट जस्ट कि मे बी तरीका बदल रहा है, मतलब आप बहुत सारी चीजें ट्राई आउट करते हो, जो नहीं चलती उसको आप डिस्कार्ड करते रहते हो। तो अगर आप देखें तो जो ट्रेडिंग है वो एक उसी डायरेक्शन में एफर्ट है, जहाँ पे आपकी जो पैसिव कैपिटल, मतलब जो पैसा है जो आपके बैंक अकाउंट में पड़ा है, उसको आप एक तरीके से इन्वेस्ट ही कर रहे हो पैसा रिटर्न्स के लिए। तो वो एक तरीका है। बाकी चीजें भी पढ़ते रहते हैं कि कुछ और मिल जाए, जैसे आजकल क्रिप्टो या ब्लॉकचेन में इंटरेस्ट है, तो वहां भी देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो ऐसे आइडियाज तो आते रहते हैं, अभी तक कुछ हुआ नहीं है खास। तो आई थिंक वो थॉट प्रोसेस अभी भी है। हाँ, तो मतलब लाइक आई एम जस्ट अमेज्ड कि ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि लाइक जो लोग गूगल में काम कर रहे हैं, दे कैन नेवर बी डिससैटिस्फाइड, दे कैन नेवर बी सेटिस्फाइड। सॉरी, मतलब लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दे कैन नेवर बी डिससैटिस्फाइड विद द जॉब, राइट? जो गूगल तो फ्री में इतना खाना वगैरह देती है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। मतलब देखिए, आप अगर बुराई तो किसी भी चीज की कर सकते हैं, आई डोंट थिंक कि गूगल से पर्सनली कुछ ऐसा है, क्योंकि काफी अच्छी जॉब है और मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर होता हो, चीजें होती हैं। बट आप अगर देखें तो ह्यूमंस ऐसे ही वर्क करते हैं, एम्बिशंस कभी खत्म होते नहीं है, और वो एक हायरार्की होती है कि आपको जब एक चीज मिल जाती है तो फिर आप चाहते हो कि अब उसके आगे की चीजें मिल जाए, आप अपने से ऊपर को देखने लगते हो। सो मतलब अगर आप अच्छी जॉब में हो तो फिर आप यही देखोगे कि अब जॉब की भी जरूरत ना पड़े, जो अच्छी जॉब में आ रहा है वो बिना जॉब करे आ जाए, आपके ऐसे थॉट्स आने लगते हैं, है ना। तो फिर आप अब बिजनेसमैन को देखने लगते हो कि जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेसमैन जो होता है कि बेसिकली एक तरह से वो मालिक आदमी है, राइट। मतलब वो आप जॉब में हायर हुए, है ना, आप कुछ सीख ले काम कर रहे हो। बिजनेस वाला विजन बनाता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है, पैसा लगाता है एंड प्रोडक्ट बेचता है। तो फिर आप आगे वैसे देखने लगते हो। तो मतलब मैं भी फिर वही सोचने लगता हूँ कि अब जॉब से आगे कैसे बढ़ा जाए। मतलब तो जॉब अच्छी है काफी, बट अब आप आगे, मतलब इसके आगे क्या है, मतलब जो नॉर्मल एक पाथ होता है सब ह्यूमंस का कि आगे क्या करना है। तो मुझे लगता है कि पैसिव इनकम इज मोर लाइक, मतलब पैसिव इनकम भी कैसे आएगी, अल्टीमेटली आप जो बिजनेस करते हो वो भी एक आपके पास कैपिटल होती है, कैपिटल को आप इन्वेस्ट करते हो, उससे जो रिटर्न आता है उससे अपना जो भी खर्चे वो चलाते हो।
एंड ट्रेडिंग और मतलब इस इन्वेस्टमेंट जो है ये भी एक बिजनेस है, मतलब पैसिव इनकम कह लो आप, पर मुझे तो लगता है एक बिजनेस ही है जहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो। तो उस डायरेक्शन में ही थॉट है कि अब कैसे बिजनेस कर सकते हैं या पैसिव इनकम कह लो आप। और अभी जैसे आपने बोला कि क्रिप्टो में कुछ कुछ करना चालू किया है, तो लाइक व्हाट आर द आइडियाज एंड व्हाट इज द फ्यूचर प्लान? सो मैं तो अभी काफी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है, ऐसा कोई आइडिया नहीं है मेरे पास, तो मुझको लगता है कि एक वेव तो है अभी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बिटकॉइन खरीदूंगा बेचूंगा, पर अगर आप ब्लॉकचेन एज अ टेक्नोलॉजी देखो जो जिस पे क्रिप्टो बना हुआ है ना, तो करेंसी उसका एक यूज केस है कि ब्लॉकचेन का एक यूज केस है करेंसी, पर सिर्फ करेंसी नहीं, उसके बहुत सारे यूज केसेस हैं जो मुझको लग रहा भी आ रहे हैं, जैसे एनएफटी आजकल फेमस हो रहा है, अगर आपने सुना होगा तो मैं वही पढ़ रहा हूँ कि वो टेक्नोलॉजी क्या है, क्या क्या यूज केसेस आ चुके हैं, एंड अगर कुछ आइडिया आता है तो उसमें तो करेंगे, ऐसा अभी कोई आइडिया है नहीं, बट मुझे लगता है कि एक वेव तो है। लाइक इफ यू कैन टेल अस लाइक एनएफटी है क्या, व्हाट इज एनएफटी? मतलब बहुत डिटेल में तो मैं नहीं समझा पाऊंगा कि मुझे भी नहीं पता। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल ही जो बिगिनर लेवल का अगर कुछ बता दीजिए। तो एनएफटी आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके पास, अगर आप रियल वर्ल्ड से हम एनालॉजी लें, वो प्लेयर है वो जो भी लड़ाई करेगा स्वॉर्ड से करेगा, तो स्वॉर्ड एक डिजिटल असेट है, ठीक है, एक वो डिजिटल गुड है। तो अब वो गुड को अगर आप एनएफटी के थ्रू ओन कर सकते हैं, एंड कहीं पे ये समझ लीजिए रजिस्टर हो जाएगा कि ये गुड संदेश ओन करता है, ये जो डिजिटल स्वॉर्ड है ये संदेश की, तो मैं अब उस चीज का ओनर हूं, ठीक है। तो अभी तक मतलब अगर आप ये बेसिकली एनएफटी वही चीज है कि एनएफटी इज लाइक कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू आप ओन कर सकते हो डिजिटल चीजों को, जैसे आप रियल वर्ल्ड में एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो बताती है कि कौन सा लैंड कौन ओन करता है, ऐसे आप डिजिटल वर्ल्ड में कह लीजिए ओन कर सकते हो, बस यहाँ कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, मतलब थोड़ा डिसेंट्रलाइज तरीके से हो रहा है। या आई मीन ये चीज मुझे समझ में आ रही है कि दिस लाइक नॉट इवन टिप ऑफ द आइसबर्ग, और ये बहुत बहुत बड़ा होने वाला है, और इतना बड़ा हो जाएगा शायद, जैसे मैं जब अपन .com बबल हुआ था, और उसके बाद जो ये याहू और गूगल और अमेजोन, ये सारी कंपनियां जो जिनका जन्म हुआ इतनी बड़ी हो जाएंगी, किसी ने सोचा नहीं था। लेकिन एनएफटी का मुझे लगता है कि हो जाएगा। आई गिव यू अ रियल लाइफ एग्जांपल फ्रॉम माय लाइफ। जब मेरा बेटा 4 साल का था, तो उसका बर्थडे आने वाला था, तो पूछा उससे उसकी दादी ने कि तुमको क्या चाहिए, तो ई सेड कि मुझे वो बाइक चाहिए। तो जैसे वो ये BMW की जो बाइक आती है उसका मिनिएचर वर्जन आता है बच्चों के लिए, बच्चे उसको बैटरी से चला सकते हैं, आप चार्ज कर सकते हैं ऑल दैट। और वो बाइक जो है 7-8 हजार की आती है। तो बहुत पीछे पड़ा हुआ था कि बाइक खरीदो 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 खरीदो, जब 4 साल का था। अभी उसका 6th बर्थडे आने वाला है, तो अभी मैंने उससे पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो वो सारे दिन बैठ के माइनक्राफ्ट के गेम खेलता रहता है, गेम देखता रहता है, अभी तो खेल भी नहीं सकता राइट। दिन में 5-6 घंटा ये माइनक्राफ्ट के गेम देखता रहता है, और उसपे काफी जॉबलेस टाइप के लोग जो है उस पे कमेंट्री करते रहते हैं कि ऐसा हो रहा है, फिर ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आई कांट स्टैंड इट इवन फॉर 10 मिनट्स, पर वो 5-6 घंटे देखता है, एंड ही इज नॉट अलोन। मेरा भांजा भी देखता है और मेरा भतीजा भी देखता है, लाइक उस एज के सारे बच्चे जो है, और 7-8 साल के, 10 साल के, मे बी टीनेजर्स भी देखते होंगे, आई डोंट नो राइट। तो मैं उसको बर्थडे में पूछा कि तुमको क्या चाहिए, तो उसके 4-5 फेवरेट गेमर्स हैं, ओके। वो बोला कि मुझे इनसे बात करनी है। कैन यू इमेजिन राइट? He said कि मुझे इनसे बात करनी है, ये गेमर, I'll not take their names because they are very famous on Twitter and YouTube. They're like personalities. उनके 4-5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, they are earning in lakhs and crores. तो मैंने 2-3 को अप्रोच किया, कि मेरा 6 साल का बेटा है, और मुझे बात करा सकते हो, लाइक उसका बर्थडे आ रहा है, कैन यू स्पीक टू हिम वीडियो कॉल? And one of them replied and he said he'll charge 50,000 rupees. So the digital asset he has created, imagine, right? आप बोल रहे थे ना कि स्वॉर्ड खरीद के बच्चे उससे खेलेंगे राइट, कंप्यूटर में। अभी तो जैसे मैं बोला यार कि तुम वो बाइक ले लो ना, वो जो बैटरी वाली बाइक है, या कार ले लो बैटरी वाली, विच इज लाइक 10K 12K। तो ही सो नाउ पीपल वांट टू स्पेंड इन डिजिटल एक्सपीरियंस, ओके। सो I can imagine जैसे जैसे लोग बड़े होंगे and they'll be buying these things online, they like more than half of their life and their entertainment and their connections, everything is going to be online, and we are not an exception for that.
So yeah, everything will be selling. Probably one day I'll be famous enough. I'll make T-shirts. Not like really make T-shirts, but endorse with my name, Anandable or Anandable Spaces, and people will be crazy about it. Like people are crazy about rock stars. So yeah, I mean it's just the tip of the iceberg. I understand. So like, what are the business opportunities that you see for a guy who is not institutional or very big in the area in NFT? मतलब एनएफटी की बात नहीं करते हैं, इन जनरल अगर हम क्रिप्टो की बात करें तो अगर मान लीजिए बिल्कुल ही टेक्निकल नहीं जाना तो एक तो ट्रेडिंग तो है, मतलब आप उसमें देखेंगे तो काफी ट्रेंड आते हैं क्रिप्टो में भी, मतलब स्टेबल तो नहीं है, तो वो चीज में आप देख सकते हैं, मतलब अगर पैसे बनाने की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं। पर बाकी मुझको लगता है बहुत ज्यादा टेक्निकल फील्ड है ये, गिवन क्योंकि ये बहुत ही न्यू है अभी भी, तो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज वो तो आई थिंक प्रोडक्ट्स बनाने पे ही होंगी। मतलब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस फील्ड में, मैं भी अभी बहुत ही नाइव हूँ, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये उस लेवल पे आएंगे जब आप इस पे कोई प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी को यूज करके, एंड उसी चीज में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अभी होंगी, क्योंकि अभी एक्सेप्ट कहाँ करते हैं लोग, मतलब क्रिप्टो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, और इंडिया में तो रेगुलेशंस भी क्लियर नहीं है, तो ऐसे में आई डोंट नो कि कंज्यूमर लेवल पे कितने वैसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें ज्यादा टेक्निकल इन्वॉल्व ना हो। तो और ये चीज मतलब आई डोंट नो, मतलब मेरे जो कुछ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ जो ज्यादा डीप हैं इसमें, वो भी मतलब काफी सरप्राइज रहते हैं कि क्या क्या चीजें वर्क कर जाती हैं, जैसे जो एनएफटी इतनी महंगी महंगी बिक रही हैं। अगर आप देखेंगे ऐसा कुछ बहुत आर्टिस्टिक चीजें नहीं है, बट स्टिल उनकी प्राइस बहुत हाई है। या फिर मैं अभी रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मेटावर्स करके एक और नई चीज आई है, अगर सुनाओ तो उसमें बेसिकली वर्चुअल यूनिवर्सेस कह सकते हैं, वर्चुअल यूनिवर्स हैं, तो उसमें लोग लैंड खरीद रहे हैं। तो स्नूप डॉग ने लैंड खरीदा, तो उसका नेबर बनने के लिए लोग बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं, मतलब आई थिंक $450,000 किसी ने ऑफर किए थे उसका नेबरिंग लैंड खरीदने के लिए। अब ये जो लैंड है कोई ऐसा नहीं है कि ये 1 एकड़ का लैंड खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो डिजिटल चीज है, मतलब जैसे वेबसाइट होती है ना डिजिटल, हवा में, फिर भी लोग बहुत पैसा दे रहे हैं। तो थोड़ा मतलब समझ नहीं आता कि क्या है ये चीज, लोग इतना क्यों इस चीज को वैल्यू कर रहे हैं, बट आई थिंक कोई एक्सपर्ट ज्यादा अच्छे से बता पाएगा, मैं तो अभी बहुत ही नया हूँ इस सब में। अच्छा, ये बताइए हमको कि जब आपने प्रोफेशनली बैक टेस्ट करना चालू किया होगा तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी होगी बैक टेस्ट करने के लिए ना, उसमें क्या 2-4 रिक्वेस्ट ऐसी थी जो वर्क करी या एवरीथिंग वाज लाइक वर्क करती थी, पर ऐसे कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड वर्क नहीं करी, नॉर्मल जो एक्सपेक्टेड वर्क करती थी, ऐसे कई स्ट्रेटजीज थी जो वर्क करी, एंड सबका मैंने आपको बताया ना सिमिलर ही रहता था। अगर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजी है तो अगर वो ट्रेल नहीं करा रही है प्रॉफिट को तो वो नहीं वर्क कर रही है, मतलब बहुत क्लियरली दिख रहा होता था, जिसने प्रॉफिट को कैप कर दिया वो नहीं वर्क करेगी, तो स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल कराना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो और सबका सक्सेस रेट 30% का राउंड ही आ रहा होता था, मतलब 5% प्लस माइनस कर लीजिए, तो सिमिलर वही विन रेट्स होते थे, सिमिलर वो तरीके होते थे कि भाई ठीक है, तो वो चीज आपको दिख रही होगी कि इस टाइप की स्ट्रेटेजी में ये इंपॉर्टेंट है, वो आप देख सकते। और ऐसा कुछ था कि जिसमें लगा कि ये आउट ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रेटजी करके दिखी? एक भी नहीं दिखी? नहीं, मतलब वो तो नहीं दिखी आई थिंक, एंड मतलब होंगी ऑब्वियसली, पर मुझे तो ओके। तो अगर अभी कोई बंदा, जैसे बहुत लोगों को देखता हूँ जो लोग बोलते हैं कि 3 महीने में पाइथन सीख लिया, 6 महीने में बैक टेस्ट कर लिया, अभी अगर कोई स्क्रैच से सीखना चाहता है तो विच आर द गाइडिंग पॉइंट्स यू वांट टू टेल हिम कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ही शुड डू फॉर बैक टेस्टिंग? तो मतलब एक लैंग्वेज आना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पाइथन मुझे लगता है इजीएस्ट लैंग्वेज है सीखने के लिए, तो पाइथन से मतलब इजीली सीखा जा सकता है, एंड आई थिंक 1-2 महीने इनफ होते हैं। मतलब वैसे तो देखिए ऑब्वियसली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है। बेसिकली आई थिंक पाइथन सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं पर पाइथन मेरे सबसे ईजी है सीखना, तो पाइथन सीखिए, एंड 1 to 3 months मुझे लगता है इनफ टाइम है जिसमें आप बेसिक पाइथन सीख सकते हैं, बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं होती है, एंड उसके बाद आप डेटा, बहुत सारे सोर्सेस हैं फ्री और पेड सोर्सेज हैं, यहाँ से डेटा ले सकते हैं एंड उस पर बैक टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सो एक बार पाइथन आ गई, बेसिक ऑपरेशंस आ गए, तो उसके बाद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बैक टेस्ट करना, एक सिंपल बैक टेस्ट लिखा जाता है। ओके एंड विच आर द डोंट्स, लाइक अगर ऐसा होता है ना, बैक जिसको बोलते हैं बैक टेस्ट बिलियनियर,
बैक टेस्ट करा और लगता है कि यार इसमें तो 1000% रिटर्न मिल रहा है विद 10% ड्रॉडाउन, तो हाउ टू कैच आवर ओन मिस्टेक? राइट, ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ था स्टार्टिंग में। तो ऑब्वियसली मार्केट्स की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उस वजह से हो जाता है कि सबसे बड़ी गलती तो होती है जो आपके चार्जेस होते हैं, ब्रोकरेज और एसटीटी और जो भी टैक्सेस और जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो ना जोड़ना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि अगर आप वो नहीं जोड़ेंगे ना, इतनी सारी स्ट्रेटेजीज आपको प्रॉफिटेबल दिख जाएंगी, तो आपको लगेगा अच्छा कुछ भी वर्क कर जाता है, एंड जैसे ही आप वो चार्जेस लगाएंगे तो वो स्ट्रेटेजीज तुरंत नेगेटिव में चली जाती है, मतलब जीरो भी नहीं, नेगेटिव में आ जाती है। तो एक तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो मैंने भी करी है। एक और मिस्टेक होती है, वो भी मैंने करी है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे बैक टेस्ट में कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज होता है, ठीक है। तो ओपन और क्लोज पे तो आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, पर आपको हाई और लो पे नहीं करना चाहिए। रीजन भी मतलब आपको कैंडल स्टार्ट होने से पहले नहीं पता होगा कि इसका हाई कब बनेगा और किस प्राइस पे बनेगा, या सिमिलरली फॉर लो कि लो कब बनेगा, है ना। बट आप ओपन और क्लोज कह सकते हैं कि भाई 9:15 पे कैंडल स्टार्ट होती है, 9:20 पे खत्म होती है 5 मिनट की कैंडल, तो आप कह सकते हैं 9:15 की प्राइस ओपन प्राइस है, 9:20 की प्राइस क्लोजिंग प्राइस है। तो बैक टेस्ट में अगर आप हाई और लो प्राइस को यूज करके बैक टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपके गलत रिजल्ट आएंगे और काफी गलत रिजल्ट आ सकते हैं। तो मुझे लगता है ये मिस्टेक भी एक अवॉइड करनी चाहिए। तीसरी चीज मतलब मुझे लगता है कि अगर आप जैसे पिरामिड कर रहे हैं या फिर आप मल्टीपल लॉट्स ले रहे हैं, तो मतलब उस हिसाब से आप एडजस्ट करिए। लेट्स से मतलब आप पिरामिड कर रहे हैं तो आपको 4 बार ब्रोकरेज देनी पड़ेगी अगर आप 4 पिरामिड कर रहे हैं, तो राइट। तो वो सब कॉस्ट भी अकाउंट में ले सकते हैं, मतलब लेना ही चाहिए। तो ये सब कर सकते हैं। पर मुझे लगता है जो पहली 2 मिस्टेक्स हैं वो थोड़ी ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स होती हैं जो अवॉइड करी जा सकती है। ओके और जनरली बैक टेस्टिंग अगर कोई कर रहा है तो कितने साल का डेटा बैक टेस्ट करना ठीक रहता है फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम? मतलब वैसे तो जितना मिल जाए उतना बेटर ही है, पर मैं कहूंगा 5 साल तो ले ही ले, मतलब 5 से कम तो ना करें, क्योंकि अवेलेबल भी है डेटा, मतलब 5-10 साल तो मिल ही रहा है, तो आप कर सकते हैं। Okay. जैसे बैंक निफ्टी ऑप्शंस है उसका शायद नहीं मिलेगा, वो कब 2016 कुछ में स्टार्ट हुए थे, तो अभी इतना डेटा नहीं होगा, वही 4-5 साल का ही होगा, तो उसमें नहीं मिल पाएगा। पर जहां मिल रहा है जितना मिल जाए वो बेटर है, क्योंकि मतलब अगर आप देखिए 1 साल 6 महीने पे कर रहे हैं तो बहुत ही शॉर्ट इनफ फ्रेम है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ 2000 लेट्स से कोई अप्रैल से दिसंबर 2020 पे बैक टेस्ट कर रहा है, तो उसको तो लगेगा मार्केट से ऊपर ही जाता है, उसको तो कभी दिखेगा ही नहीं कुछ, है ना। तो एटलीस्ट ऊपर नीचे के 2-4 साइकिल्स हो, तो जितनी हो उतना बेटर है, पर एटलीस्ट वो साइकिल्स हो तो बेटर है। Yeah, so I'll now keep the floor open for questions. So Keshav or Harsh, please go ahead, ask your question. Yes, good evening, sir. हाँ, Keshav, बोलिए. Yes, and thank you so much for giving me the opportunity to ask a question. Such a wonderful session, Sandesh sir. सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मुझे अभी तक अराउंड 1.5 years हो गए हैं। मैं एक्चुअली ट्रेडिंग व्यू की जो पाइन स्क्रिप्ट लैंग्वेज है ना, उस पे आई एम एक्चुअली डूइंग बैक टेस्टिंग, एंड आई एम अ पर्सन, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ एंड मुझे कोडिंग की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बट मैंने किस तरीके से सीखा, मैंने जस्ट देखा कि चलो मुझे वीवैप यूज करना है या बॉलिंजर बैंड यूज करना है, कोई चीज यूज करनी है, तो आई जस्ट गो टू दैट ट्रेडिंग में बिल्ट इन में, वहां पे कोड मिल जाता है, जस्ट कॉपी एडिट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ की 21 मूविंग एवरेज, 55, 200 एनीथिंग, एंड दिस वे मतलब नॉट हेलो, I think we lost him. Hello. Yeah, so Harsh, you can ask your question, or Vikas, you can ask your question. Nilesh, you can ask your question. हाय सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक अभी सेबी का जो कंसल्टेशन पेपर आया हुआ है, और तो मैं एल्गो सीखना चाहता हूँ अभी, लाइक मेरे को एल्गो नहीं आता, तो अगर वो कंसल्टेशन पेपर ओके हो जाता है तो एल्गो में तो काम करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि अब कि कंटिन्यू करना चाहिए सीखना है एल्गो या नहीं, क्योंकि अगर वो आया तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल हो पाएगा एल्गो वाला सिस्टम। सॉरी कौन सा पेपर है, मैं समझा नहीं। अभी जो नहीं, मैं बता देता हूँ, वो शायद वो सेबी ने कंसल्टेशन पेपर डाला है, वो बहुत दूर की बात है, और उसमें अगर आप खुद का एल्गोरिथम रन कर रहे हैं तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप बिंदास सीखिए। और जैसे कहा गया है कि नॉलेज तो कभी वेस्ट नहीं होती है, तो आप सीखिए, उसको इम्प्लीमेंट करिए। एनीवेज अगर कुछ उसमें कॉन्क्रीट आएगा भी तो 1.5 या 2 साल से ज्यादा दूर है वो अभी यहाँ से, और डेफिनेटली आगे आने वाला जो समय है
आज से 20 साल बाद ज्यादातर ट्रेडिंग जो हो रही होगी इंडिया में वो एल्गो के थ्रू ही हो रही होगी। मैनुअल ट्रेडिंग बहुत ही कम हो जाएगी, जस्ट लाइक डेवलप्ड मार्केट। बिल्कुल सीखिए, बिंदास होकर सीखिए। ठीक है सर, थैंक यू। Okay, can I ask a question? या गो अहेड, पूछिए। हर्ष, हाय संदेश सर। आप कल वाले हर्ष हो ना? हाय, यस सर। हाँ, तो आपकी डीपी बहुत सुंदर है, कल मैं बोलना भूल गया था। थैंक यू सो मच। और हेयर कट भी आपका बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू। पूछिए। सो मेरा क्वेश्चन संदेश सर से ये है कि जैसे लेट्स से आई हैव अ पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजीज, जैसे फॉर एग्जांपल 920 स्ट्रैडल, फ्यूचर्स में ट्रेंड फॉलोइंग एंड समथिंग कैश एंड ट्रेड। तो मैं ये कैसे डिसाइड करूं कि किस स्ट्रैटेजी में कितना एलोकेशन करूं? वो जैसे मैंने कहीं पढ़ा था, एफिशिएंट फ्रंटियर कोई चीज होती है कि आप एक ऑप्टिमल पोर्टफोलियो निकालो और एलोकेशन उस हिसाब से करो। तो मतलब आप कैसे करते हो अगर मल्टीपल स्ट्रैटेजीज? सो ये एफिशिएंट फ्रंटियर तो मुझको नहीं पता है, एंड आई एम श्योर कि इसमें लिटरेचर होगा जो एफिशिएंट पोर्टफोलियो एलोकेशन पे भी होगा, क्लासेस भी चलती होंगी, तो वो तो मैं नहीं आंसर कर सकता, बट मैं अपना बता सकता हूँ। अगर मुझे करना होगा तो मैं कैसे करूंगा। तो बेसिकली फंडा ये है कि आप ये डिसाइड कर लो कि आपका जो नेटवर्थ है या जितना भी आप पैसा लगाना चाह रहे हो मार्केट में, उसमें कितना परसेंटेज पैसा आप हाई रिस्क में लगाना चाहते हो, कितना मीडियम रिस्क में और कितना लो रिस्क में, है ना। तो मतलब फॉर एग्जांपल आप कह दो कि भाई ठीक है, मुझे 10% हाई रिस्क में लगाना है एंड बाकी 90% मैं लो रिस्क में लगाऊंगा। हो सकता है आपकी ये स्ट्रेटेजी, एंड देन आप उस हिसाब से अपने स्ट्रेटेजीज में एलोकेट कर सकते हो। तो अगर आपकी कोई ओवरनाइट नेकेड फ्यूचर स्ट्रेटेजी है जो बहुत ही हाई रिस्क है, तो आप उसमें थोड़ा कम पैसा लगा एलोकेट करो। एंड अगर आपके जैसे इंडेक्स में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, जो भी थोड़े रिलेटिवली लेस रिस्की स्ट्रेटेजी है, फॉर एग्जांपल 920 स्ट्रेटल में लगता है लेस रिस्की स्ट्रेटेजी है, क्योंकि उसमें आपका कोई ओवरनाइट गैप रिस्क नहीं है, अज्यूमिंग अगर आपने पोजीशन साइजिंग सही रखी है तो उसमें आप मे भी ज्यादा एलोकेट कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि रिस्क के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि जो हाई रिस्क है उसमें थोड़ा कम पैसा लगाओ, क्योंकि हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न भी होगा, तो कम पैसा लगा के भी आप ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। एग्जैक्टली। सो मैं अगर आपके डीएम्स ओपन है तो मैं आपको भेजूंगा। एफिशिएंट फ्रंटियर इज रिलेटेड अराउंड द सेम थिंग, दैट फॉर अ स्पेसिफिक लेवल ऑफ रिस्क पोर्टफोलियो रिटर्न्स कैन बी डिफरेंट, तो यू शुड सेलेक्ट लोएस्ट रिस्क एंड मैक्सिमम रिटर्न वाला। एंड आई हैड वन मोर क्वेश्चन कि आप अपना कोड लाइक यू डू रन इट एवरी डे और डू यू लाइक हैव इट ओवर द क्लाउड AWS? तो मैं जब मतलब जैसे मैंने बताया कि अब मैं काफी हायर टाइम फ्रेम पे करता हूँ, तो उसके लिए एल्गो की जरूरत नहीं होती। अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे कर रहा हूँ तो मंथ में एक ही बार डिसीजन लेना होता है, तो वो मैनुअली कर सकते हैं। पर मैं जब एल्गो करता था एंड मैं इंट्राडे भी करता था, पोजिशनल भी करता था, तो उसमें जो वैसे तो आप AWS पे कर सकते हो, एंड मैं तो अपने पर्सनल जो मेरे पास सिस्टम है उसी पे ही रन कर देता था। बट आई थिंक मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास मतलब AWS पे करने का फायदा ये होता है कि बैकअप होता है, इंटरनेट चला गया तो कोई इशू नहीं होगा, और आपका ये क्या कहते हैं, लाइट चली गई तो ऐसा कोई इशू नहीं कि बीच। Hello, is anyone there? Yeah. Sorry, I got disconnected again. You go on, please. I think Sandesh also got disconnected. Next question we can take in the meantime. So last time I was asking the question, I think I got left. Yes. My question actually was कि trading view I learned didn't मतलब मैंने scratch से trading view learn नहीं किया, but looking at the various codes by other people which are already out there publicly, तो I studied them, I applied them और खुद से I मतलब according to my like indications कि मुझे ऐसा चाहिए, ये condition वो condition I made, and इस way में I learned the whole Pine script का coding, and now I can backtest like every damn thing कि close पे चाहिए ये indicator वो indicator. So I just wanted to know कि to learn Python is it necessary कि you need to learn from the scratch, or I can probably look at the public codes which are out there and probably see and maybe modify them, and accordingly I can make things, or should I learn from the scratch, like how the process goes there? तो पाइन स्क्रिप्ट में आपको प्रॉब्लम है क्या? मतलब पाइन स्क्रिप्ट भी इनफ अगर आप उसको बैक टेस्ट कर पा रहे हैं तो
PineScript was very, but the thing is, I wanted to backtest for the options, like for the cash futures, everything is available for there, but for options, Python is actually required. ठीक, तो स्क्रैच से आपका क्या मतलब है? मतलब मैं समझा नहीं थोड़ा। स्क्रैच से मतलब कि जैसे कि मुझे अगर पाइनस्क्रिप्ट सीखना है तो देयर इज अ वेबसाइट कोड पाइनस्क्रिप्ट समथिंग लाइक दिस KOD करके, तो वहाँ पे वहाँ से बिल्कुल बेसिक से आप पाइनस्क्रिप्ट सीख सकते हैं, बट मैंने वैसे नहीं सीखा। जैसे मुझे बॉलिंजर बैंड को चाहिए, आई सर्च बॉलिंजर बैंड इन द पब्लिक लाइब्रेरी एंड वहाँ पे बॉलिंजर बैंड का कोड आ गया, तो व्हाट आई डिड, आई कॉपीड दैट एंड अकॉर्डिंगली मुझे लेट्स से 20 और 2 मुझे पसंद नहीं आया, मुझे 24 और 2 पसंद आता है, तो वहाँ पे 24 कर दिया। मुझे कंडीशन चाहिए क्लोज इससे ऊपर चाहिए, इससे नीचे चाहिए, 4 कैंडल पिछली वाली ऐसे होनी चाहिए, मतलब एक चीज ये वाला बेस लाइन के ऊपर चाहिए, ऐसा चाहिए। तो आई जस्ट कॉपीड ऑल दी कोड्स एंड मैंने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया एंड आई एम एबल टू नाउ बैकटेस्ट ऑल दीज थिंग्स। प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाना, एंट्री लगाना, एग्जिट लगाना, कितने टाइम तक चाहिए, कितना ड्रॉ डाउन तक, मतलब इस तरीके से चाहिए ना, ऑल द रिजल्ट्स आर देयर। बट मैं जानना चाहता हूँ कि पाइथन के लिए इज इट कि कोई पब्लिक लाइब्रेरी ऑलरेडी ओपन है जहाँ पे लोगों की कोड्स आर देयर where I can modify according to my needs and I can backtest, or should I need to learn all the things कि ये syntax, basic syntax होता है and all these things, because right, that's my question. So I think, देखिए मुझे ये तो नहीं पता कि पब्लिक लाइब्रेरी है या नहीं जहाँ पे सारे कोड्स अवेलेबल हो, पर अगर आपको कोड मिल जाता है एंड आप उसको समझ के कर पा रहे हैं जैसे आपने पाइनस्क्रिप्ट में किया, तो मुझे तो लगता है वो काफी गुड इनफ चीज है और वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको कोड नहीं मिलता तो फिर आपको स्क्रैच से सीखना पड़ेगा। बट अगर आप कोड पढ़ के समझ रहे हैं, उस पर चेंजेस करके समझ पा रहे हैं, तो आई थिंक दैट्स गुड इनफ। Okay, one last question. अगर मुझे पाइथन बिल्कुल स्टार्ट करने, लाइक व्हाट आर द वेरियस सोर्सेस यू विल रिकमेंड कि मतलब कि it's not like I just wanted to invest fully into Python. I'm a person who do mainly discretionary systems and system based मेरे थोड़े कम है, but the thing is कि थोड़ा बैकटेस्टिंग एंड ऑन के लिए I want कि एक थोड़ा बेसिक नॉलेज हो जाए पाइथन की, एंड सेकेंडली द मेन बैकटेस्टिंग थिंग कि वो कैसे कर सकते, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज लाइक वन कैन गो, काइंड ऑफ अ क्रैश कोर्स थोड़ा कर पाए, नॉट कि फुली आई वांटेड टू। सो पाइथन सीखने के मतलब फ्रैंकली मैंने तो मतलब ऐसे मतलब वही कोई ऐसा पर्टिकुलर सोर्स से तो नहीं सीखा था, नॉर्मल गूगल करके ही जो बेसिक ट्यूटोरियल्स मिलते हैं वो पढ़ के एंड प्रैक्टिस करके ही सीखा था। तो आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं या फिर गूगल पे जो भी आपको कोर्स मिल रहा है फर्स्ट पेज पे जो अभी रिजल्ट्स में आता है, गुड इनफ है, आई थिंक उससे सीखा जा सकता है। और बैक टेस्टिंग स्पेसिफिक कोर्स तो मैंने भी नहीं देखे कि ऐसा कोई कोर्स हो जो बैक टेस्टिंग स्पेसिफिक सिखा रहे हैं, बट ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है बैक टेस्टिंग। मतलब आप पाइथन एक बार सीख जाएंगे, जैसे आप पाइनस्क्रिप्ट में आप कर ही रहे हैं, मतलब वो कुछ है ना ऐसा वो फॉर लूप लगाने है, इफ एल्स लगाना है, ऐसा कुछ स्पेशल काम नहीं है। तो पाइथन में भी वही चीज है, बस आपको वहाँ वो जो आप पाइनस्क्रिप्ट में कर रहे हैं एग्जैक्टली वही आप पाइथन में करेंगे, बस वो लैंग्वेज अलग है। मतलब जैसे इंग्लिश और Yes, thank you sir, thank you sir. Can I take the next question please? yes. Hi, good evening sir. So actually I am new into this trading. I'm trading around 1 year now, and I basically trade on the chart patterns, candlestick and the price actions, through which I trade options in the bank nifty as well as the crypto tradings. So my point is that so I've joined the session late and you were talking about algo trading and forming strategies and everything. How does forming strategies and getting into algo trading and these complex systems do really help in? I think we lost him again, but Sandesh, I think you got the gist of his question. I think वो ये पूछ रहे हैं कि algo trading सही में help करती है, ऐसा कुछ है क्या? Yeah. Algo trading and backtesting and being systematic. Yeah. Okay. So I'm not sure कि वो भी listen कर रहे हैं। So I think दो different questions हैं, एक कि algo trading क्यों करनी चाहिए and दूसरा है systematic trading क्यों करनी चाहिए। So अगर हम दोनों क्वेश्चंस को लें तो एल्गो ट्रेडिंग मुझे लगता है तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक आप मैनुअली कर सकते हो, है ना। मतलब एल्गो करने से कोई एज नहीं आ रही है। जो एल्गो इज लाइक कि आप जो मैनुअली काम कर रहे हो उसको आपने ऑटोमेट कर दिया और वो कंप्यूटर आपके लिए वो काम कर रहा है, रादर है ना आप करो। तो लेट से आपके आज दिन भर टाइम नहीं है, आपकी जॉब है या कुछ और रीजन है, या फिर आपको बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन चाहिए, तो उस केस में आप चूज कर सकते हो कि एल्गो ट्रेडिंग करनी है। पर अगर आप मैनुअली एग्जीक्यूट कर सकते हो ट्रेड तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, एल्गो से कोई एज नहीं आती है ना, अनलेस आप हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग की बात करें जो हम बात नहीं कर रहे हैं।
सेकेंड चीज है कि सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करनी चाहिए नहीं, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करना चाहिए। मतलब डिस्क्रिशनरी अगर आप स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आती है कि आप रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स हो सकता है मिस आउट कर दें, पर सिस्टमेटिक ट्रेडिंग से आप स्टार्ट करेंगे तो आप रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स मिस आउट नहीं करेंगे। एंड मुझे लगता है स्ट्रैटेजी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट ही होता है। मतलब स्ट्रैटेजी तो शायद बहुत बाद में ही आती है। तो पर एक बार अगर आपके मन में वो रिस्क मैनेजमेंट के रूल्स इनग्रेन्ड हो गए तो आप डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स भी ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, ऐसा भी होती है। आपको बस पता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड किस रिस्क रिवॉर्ड के लिए आप खेल रहे हो उस स्ट्रैटेजी। Yeah, next question we'll take. If I'm audible, yeah, go ahead. Hey, can I go next? Yeah, go ahead. Yeah. Thanks, Anand, and thanks, Sandesh, for the opportunity. I think very, very good insights and very different inputs than I probably thought it would be. But tell me one thing. So, because you said that you deal with small cap stocks and that too largely long only strategy at a very high time frame. कुछ चीजें दिमाग में आ रही है कि like how do you deal with time drawdown, because in your case if your stock goes sideways you will enter a very high time drawdown phase. How do you manage that? Secondly, just a long only strategy and जिसमें you're not taking benefit of let's say any falling market, it is very surprising for me that is also profitable to such high levels कि 20-30% आप per annum drop कर पा रहे हो. So that is the second question. And thirdly, like you said that कि, even on a higher time frame it's possible for us to derive so much alpha. But मेरा reading है कि यार smaller time frame पे ना you get a lot of entries as well, whereas and maybe the profitability is higher. So could you address these three questions, please, Sandesh? Okay. So फर्स्ट, जैसे आपने कहा कि साइडवेज मार्केट में ऑब्वियसली, मतलब मैं फिर से बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ऐसा नहीं कि 10 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, 2019 में एंटर किया था, ठीक। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, साइडवेज मार्केट में नहीं बनेगा प्रॉफिट, और ये मुझे पता है। एंड साइडवेज मार्केट में नहीं बनेगा तो ठीक है, कुछ और कर लेंगे, पैसे डेट फंड में लगा देंगे या कुछ कर लेंगे, पर जब मार्केट बढ़ रहा होगा उस समय तो पैसा छप जाएगा, इतना पता है, ठीक है। तो अभी मैं उस चीज से पीस बना लिया मैंने, ठीक है, उस चीज से मैंने पीस बना लिया। सेकेंड चीज, आपने जो कहा कि मैं सॉरी आपका लास्ट क्वेश्चन भूल गया, आपका क्या था कि कुछ अल्फा से रिलेटेड था? स्मॉलर, हाँ, सो एक था स्मॉलर टाइम फ्रेम और हायर टाइम फ्रेम पे, और दूसरा आपने एड्रेस किया। ओके, हाँ, स्मॉलर टाइम फ्रेम में आप कह रहे हैं कि एंट्रीज ज्यादा आती हैं एंड लार्जर टाइम फ्रेम में कम आएंगे, एंड हो सकता हो कि ज्यादा एंट्रीज की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा हो। बिल्कुल, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। एंड आप, आई डोंट नो, बस पर इसकी कोई डेटा बैकिंग भी होनी चाहिए कि हायर टाइम फ्रेम से आपको कम प्रॉफिट बनता है। पर अगर आप मैंने इसमें एक और चीज आंसर की थी कि पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मुझे रियलाइज हुआ कि जो डेली के लेवल के जो भी फ्लक्चुएशंस थे वो सही नहीं बैठ रहे हैं मेरी पर्सनैलिटी के साथ, क्योंकि वो इम्पैक्ट कर रहे हैं बाकी चीजों को, जैसे लाइफ और जॉब। तो मतलब अगर हो सकता है कि मैं इंट्राडे या शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ज्यादा पैसा बना लूं, ऐसा हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं ये कह नहीं रहा हूं कैसा होगा, बट अगर वो हो रहा है तो मैं वो छोड़ने को तैयार हूं, क्योंकि मैं केयर नहीं कर रहा हूँ इस चीज की। मतलब मैं इस कॉस्ट पे ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ कि मेरी दूसरी चीजें इम्पैक्ट। आई होप कि मैंने आंसर। Okay. Yeah. Next question. Abhishek. Sumit. Anybody who has a mic, please ask a question. Yeah, Abhishek, पूछिए. So I'm very new in the market. I've been investing for the past 2-3 months now. I am not a technology guy, so whatever research I do it from a few apps and in money control. So my question is, I try and understand the businesses and invest in that. Now I do my research by an Excel which I create from the money control sectoral screener data. So is there any way that I can download an Excel which can automatically update itself with the indexes? ओके, आनंद, आई थिंक आप यूज करते हैं ना ऐसा कुछ? Sorry, I missed the question. What was the question in short? I'm saying that I actually
do my own Excel from the data that is there in money control. So is there any automated way where I can get an Excel? I will do it myself, but where I can get the data of the market. No, I don't do it यार. I have no idea. वो एक प्रोडक्ट है ना, वो जो लाइव फीड अपडेट करता रहता है एक्सेल में आपके. हाँ, but I use a data feed provider like Reuters or Ticker Plant or Cogensys, but they charge me money for that. He's talking about downloading data from money control, right? From website. A lot of people do download data from NSE website, so there is some hack possible, but I'm not. I know zero about coding, so I have no idea. Oh, okay. All right. That was actually my question. Thank you. Okay, next question. Thanks for this opportunity. तो मेरा एक सवाल था, यही था, my question was like, do you have some sort of signal कि 500 crore market capital का स्टॉक मैं उसको सिलेक्ट करूंगा या 1000 crore या 2000 crore ऐसा कुछ है, या मतलब मैं जस्ट डायरेक्शन देखूंगा, ट्रेंड देखूंगा, अगर ऊपर जा रहा है और मुझे लग रहा है कि मतलब ट्रेंड मेरा सही है तो मैं उसी पे जाऊंगा एक्चुअली, राइट, और स्टॉप लॉसेस बिठा के. राइट. हाँ, आई थिंक आप सही कह रहे हैं, स्टॉक सिलेक्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स, मतलब अगर आप, जैसे मैं श्योर हूं कि ये मेरा कैपिटल एलोकेशन पर स्टॉक बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब वो स्टॉक अगर गिरता भी है तो ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कुछ लूज किया, तो मैं अगर मैं छोटे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करूँ जिनकी मार्केट कैप कम है, स्मॉल कैप्स जो होते हैं, तो उसमें मुझे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि लॉस मेरा डाउनसाइड बहुत कम है, पर स्मॉल कैप स्टॉक्स या छोटे स्टॉक्स के ऊपर जाने के चांसेस सॉरी मतलब कितना वो रिटर्न दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा दे सकते हैं, मतलब वो 3x 4x चले जाते हैं. मतलब अभी मैं HDFC बैंक में सेम चीज करूं तो HDFC बैंक कम चांस है कि वो 1400 से 2800 चला जाए अगले एक डेढ़ साल में, पर स्मॉल कैप वगैरह जो छोटे मार्केट कैप के स्टॉक्स हैं वो जा सकते हैं इजीली 2x 3x चले जाते हैं. तो मतलब मैं तो प्रेफर यही करता हूँ कि जो ट्रेंड फॉलोइंग में करूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड फॉलोइंग, वो कम मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में करूँ. तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, जो स्मॉल कैप इंडेक्स है, जो 50 स्मॉल कैप का इंडेक्स है, और जो नए IPOs आ रहे हैं आप उनमें स्टार्ट कर सकते हैं. मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, मैं जिनमें स्टार्ट करता हूँ, बाकी आप देख सकते हैं इन टाइप के स्टॉक्स. Thank you. Can I go next? Yes, please. Hi, Arun sir. Hi, Sandesh ji. Hello. सर यूजुअली मैं पहले इंटरडे ट्रेडिंग करता था, काफी अच्छा रिटर्न था उसमें सब चीजें. फिर ऑप्शन सीखा, कैश मार्केट से ऑप्शंस में आए, और सिंस देन हम कॉल राइटिंग विद हेजिंग में ज्यादा इनटू हैं सब जो है. लेकिन अब जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो मार्केट हमेशा चैलेंज देती है नेक्स्ट डे गैप अप या गैप डाउन दे करके. तो काफी स्टडी करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, गिवन कि अभी सामने रिजल्ट सीजन भी है, फिर उसके बाद RBI मीट आएगी, फिर बजट आ जाएगा. इतना वोलेटिलिटी कैसे हैंडल किया जाए, इतने बड़े गैप अप गैप डाउन, जो मतलब जैसे बाउंसर्स होते हैं, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स 83 मूवी में थे, जो बाउंसर्स फेंक रहे थे, उसको फिर छोड़ना ही ऑप्शन होता था. क्या पोजिशनल ये मतलब उसको छोड़ करके इंट्राडे में वापस जाया जाए, या इसके लिए कोई एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो फेस कर सके इससे? तो मैं आंसर करूंगा. आई थिंक आनंद ने भी कई बार आई थिंक सेम बात बोली होगी, एंड वो ज्यादा एक्सपर्ट है इसमें, बट पोजीशन साइजिंग है अगर वो लो है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ह्यूज पोजीशन साइजिंग है, तो फर्क नहीं पड़ेगा आपको गैप अप गैप डाउन से. तो फॉर एग्जांपल मतलब आप ऐसे देखिए, निफ्टी का एक फ्यूचर आपको जितना भी मतलब करीब 1 से 1.5 लाख करीब में मिल रहा होगा, एंड जो उसकी करेंट वैल्यू है वो करीब 8-9 लाख है. तो मतलब आप 6-7x लेवरेज पे खेल रहे हैं, है ना. तो 10% अगर आप पूरा 100% मतलब आपने आपके 1.5 लाख थे, आपने 1.5 लाख से पूरा एक लॉट ले लिया एंड आप 6x लेवरेज हैं, तो 15% मतलब अगर मार्केट मान लीजिए 5% भी नीचे चला गया, गैप डाउन या गैप हो गया, तो आपका 30% लॉस हो जाएगा, है ना, जो बहुत बड़ा लॉस है. तो आप प्रिपेयर रहिए कि मतलब आप ये 5% गैप के लिए प्रिपेयर नहीं है अगर आपका 30% लॉस हो रहा है एक गैप से, है ना. तो इस केस में आपको करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, अगर मैं 10 लाख पे एक लॉट ले रहा हूँ तो फिर आपका 5% गैप पे आपका 5% का नुकसान होगा, है ना, क्योंकि आप लेवरेज नहीं है, 1x लेवरेज है आपकी. तो इसका सॉल्यूशन मतलब कोई नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट. मतलब आप वोलेटिलिटी इस वजह से क्यों देख रहे हैं कि अभी बजट आ रहा है इसलिए वोलेटाइल है. आप ऐसे देखिए कि कल को अर्थक्वेक आ गया कोई बहुत बड़ा,
और सब कुछ शांत था, विक्स आपकी 10 पे थी एंड अर्थक्वेक आ गया, तो एकदम से आपको बहुत तगड़ा गैप डाउन आ जाएगा। तो उसके लिए भी तो प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आपकी पोजीशन साइजिंग ऐसी होनी चाहिए कि इररिस्पेक्टिव की बजट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आप वो गैप के लिए प्रिपेयर्ड हो। Okay, next question. Please ask your question. Like we'll wind up in a few minutes. हेलो Yeah. तो आप आपके पोर्टफोलियो को हेज कैसे करते हो, अगर करते हो तो? Okay, Sandesh. I think. Sandesh, can you hear us? Yeah. He's asking अपने पोर्टफोलियो को हेज कैसे करते हैं? तो देखिए, आपको पहले ये समझना होगा कि आप हेजिंग किसके अगेंस्ट कर रहे हैं। तो मतलब एक हो सकता है कि अब आपका जैसे मतलब इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेजिंग है, कि गैप डाउन के अगेंस्ट हेजिंग है, या फिर आपका शॉर्ट ओनली फ्यूचर पोर्टफोलियो है, मतलब उसको आई डोंट नो, वो भी हो सकता है। तो आप गैप अप के अगेंस्ट हेजिंग है, तो उस बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपको क्या हेज करना है। बट मतलब मैं डेफिनेटली ये तो नहीं करता हूँ कि अगर मेरा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है कि उसमें मैं पुट खरीद के बैठ जाऊं, ऐसा तो मैं नहीं करता हूँ। ऐसा कोई हेज नहीं है। हेजिंग मेरे हिसाब से पोजीशन साइजिंग भी एक फॉर्म ऑफ हेजिंग होती है कि लेट से अगर मेरी नेटवर्थ लेट से 10 लाख रुपए है, मेरे पास पूरे कुल 10 लाख रुपए हैं सब कुछ मिला के, एंड मैं 10 लाख के 10 लाख स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, भले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ब्लू चिप में डाल रहा हूँ, तो वो काइंड ऑफ गलत चीज है। उसमें कोई हेजिंग भी नहीं है, मतलब वो मार्केट मेरा पूरी नेटवर्क टाई अप हो। पर मान लीजिए मैं 10 लाख में से 3 लाख स्टॉक मार्केट में डाल रहा हूँ, तो कल को वो गिरता भी है तो मैं वेट कर सकता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए कि ठीक है 1-2 साल वेट करते हैं, वापस ऊपर आएगा। तो पोजीशन साइजिंग भी एक फॉर्म ऑफ हेजिंग है। जरूरी नहीं है कि आपको पुट ऑप्शन खरीद के रखना है। आई थिंक वो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कर रहे होते हैं, नॉर्मल हम जैसे लोग तो नहीं कर रहे होते हैं कि ऑप्शन से हेजिंग करें। फिर दूसरे फॉर्म ऑफ हेजिंग हो सकती है कि आप गोल्ड खरीद रहे हैं, या फिर आप डॉलर में इन्वेस्टेड हैं किसी फॉर्म में, या आप बिटकॉइन में इन्वेस्टेड हैं, तो आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज हो सकते हैं कि उसमें कल को इन्फ्लेशन हो रहा है तो वैसे आप हेज हो रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिंग हो सकती है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किसके अगेंस्ट हेज होना है। Yeah, go ahead. Next question, please. Sir, Let's ask quickly. Yeah. ATH ब्रेकआउट को राइट कैसे किया जाए, या उसका कोई आप लोग का एक्सपीरियंस है कि ATH ब्रेकआउट होने पे इतना मिनिमम बढ़ता ही है? ऐसा तो नहीं होता कुछ भी कि ATH ब्रेकआउट पे इतना मिनिमम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वही ये बेट है आपकी, आप बेट ले रहे हैं कि 30% चांस है कि वो ट्रेंड चल जाएगा ऊपर, मतलब 10 में से 3 ट्रेड चल जाएंगी, 7 ट्रेड आपकी फेल होंगी ATH ब्रेकआउट पे। ऐसा कुछ नहीं है। बैक टेस्टिंग से कुछ परसेंटेज वाइज ऐसा निकला हो कि मैं आपको बता रहा हूँ यही परसेंटेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 10 में से 3 से 4 ट्रेड चलेंगे, इससे ज्यादा नहीं चलेंगे ATH पे। आपके स्टॉप लॉस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत डीप है तो आपकी ज्यादा ट्रेड चल जाएंगी। लेट्स से आपने स्टॉप लॉस ही रख दिया कि 50% पे स्टॉप लॉस है कि भाई 100 रुपए का स्टॉक जब 50 पे आ जाएगा तो आपकी बहुत सारी ट्रेड चल जाएंगी, पर आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। फिर अगर आप स्टॉप लॉस कह रहे हैं कि मेरा 100 रुपए का स्टॉक है और स्टॉप लॉस है 99 पे, तो आपकी 10 में से 9 ट्रेड नहीं चलेंगी, है ना, पर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आपके स्टॉप लॉस पे भी बहुत डिपेंड करता है, और वही है कि स्टॉप लॉस से ही बेट होती है। अगर आप 10% का स्टॉप लॉस रखेंगे तो चांस है कि 10 में से 3 ट्रेड चलेंगे ATH पे भी। Yes, sir. Okay, next question. We'll wind up definitely by 5 o'clock. So ask a question quickly. Don't wait. Please, if you have the mic, you just go ahead and ask the question. Yeah. Hello. Hello. Sir, I've been dealing with literally I was a trader before 1 year. So I was trading in Zerodha. So I was good at options and everything. So at a sudden, when I do my kind of fundamental analysis and technical analysis, I come to know that when the market is sideways, the analysis will show that some other side, but market will go another side. So could you please say that like literally some good players are playing in that, or if not, what can we do at that time of the thing, sir? Okay.
आनंद, आई थिंक आप ज्यादा नॉलेज रखते हैं इस चीज में, मुझे लगता है आप करें तो बेटर ही रहेगा। I'll take up this question offline. We'll go to the next question related to what Sandesh has talked about today. Hello. Hello everyone. हेलो। हाँ, अरे सर मेरा क्वेश्चन था, since last almost 2-3 years I've been doing options and only this bank nifty. So right now I'm doing it only manual everything. I don't know algo और मतलब ये सब मैंने कुछ भी नहीं किया, and manually I've been quite successful. So from 3 years I've been doing that. तो but उसमें क्या होता है, like full day I have to sit on the screen. I can't go anywhere. If I am on a holiday also I have to constantly check. So for that I wanted to know like how to मतलब ये algo में मतलब कैसे मतलब how to start and how to like go about it. तो आप अच्छा कर रहे हैं तो मतलब एल्गो पे आना क्यों है, आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए। But for that I have to constantly be on the seat. Okay. I have to constantly keep on seeing it. मतलब manually trade डालना पड़ता है, stop loss डालो, strategy जो भी है. So for that it becomes difficult मतलब. Makes sense. अगर आप एल्गो को इस तरीके से ले रहे हैं कि आपका एफर्ट कम हो जाएगा तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो अच्छी चीज है। तो मतलब एटलीस्ट आई कैन टेक अ ब्रेक्स इन बिटवीन, मतलब मैं मतलब वेकेशन पे भी आई कैन ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, और इवन इफ आई एम नॉट अवेलेबल तो मतलब मेरा सिस्टम काम कर रहा है कि वैसे, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल ऑन ट्विटर आल्सो, मतलब दे आर वेकेशनिंग एंड उनका ट्रेड चालू है कि पीछे से सिस्टम मतलब ट्रेड हो रहा है. सो फॉर दैट आई वांटेड टू नो लाइक हाउ टू बिगिन विथ. I think we lost Sandesh. I'll try to answer that. See, what you are asking essentially is you want to get into algo trading. Yeah. The reason might be anything, and it's a very good thought. So there are very good YouTube videos on algo, and I think Unacademy there is a very good course as well on algo trading. You can start there and you can learn Python, and there are a lot of like-minded people. Once you have made some progress, then you can approach them how you can execute your first very basic program and so on, and then you can take it from there. So like you'll have to learn the ABCD of it. Yeah. Okay, fine. Thank And you. another thing, non-related thing I wanted to tell you, that don't you would see a lot of people being in Goa or in Switzerland. Yeah. Sorry, I got disconnected. So you will see a lot of people who are there in Goa or who are there in Switzerland, or maybe few people who are there on Chand, Moon, and they are trading from there. But it's far from truth. At least I can tell you, I'm trading for more than 15 years every single day, and I've seen a lot of algo traders as well. You have to be as vigilant, and you have to be as cautious. It's market; it can whack you anytime. So don't ever imagine that any algo or any system will allow you to not think about trading, or you can just be outside it. Maybe there are few people who are gifted coder, gifted programmer, and gifted trader who don't need to look at the market, and they are just drinking pina colada on a beach and they're taking foot massage, and computer is making money for them. It is possible, but not easy, definitely. And I would not advise anybody to be swayed by what they see on Twitter in this area, at least. Yeah, Sandesh definitely would like to add, because he has done much more coding in his life than probably a lot of people here. You want to add something about all those screenshots from Goa and Switzerland and Macau people send? I don't know कि मतलब मुझे पता नहीं है उसके बारे में, बट आई थिंक मैं वो क्वेश्चन आंसर कर सकता हूँ जो उन्होंने पूछा था कि स्टार्ट कैसे करना है एल्गो ट्रेडिंग पे। तो मतलब मुझे लगता है अगेन यहाँ पे पाइथन तो आनी ही चाहिए, एंड देन उसके बाद जो जीरो दाग की काइट एपीआई है उसकी काफी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है, एंड उन्होंने एग्जांपल कोड भी दे रखा है।
कि कैसे कोड लिखना है, एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। तो पाइथन और वो जीरो काइट एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन से स्टार्ट किया जा सकता है। Okay, next question. Vanshika, you had a question, right? You tried asking 3 times. Go ahead, please. Yeah, thank you. Hi, Anand sir, and hi, Sandesh sir. Hello. So I had this question that I'm already currently working as a data scientist at Fractal Analytics, but I want to, go into data-centric domains only, into Google as well. So what's the interview process? Because last year I gave the interview for Google for software developer role. That was a two phone screening round and then 4 rounds of basically on-site. But I want to know like data-centric profiles like AI engineer or ML engineer. So what's the process and interview journey throughout? Okay. So सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मशीन लर्निंग करके एक रोल होता है एंड जो मैंने इंटरव्यू प्रोसेस देखा मतलब उसका बिल्कुल सिमिलर ही था जो नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ था, पर एक आई थिंक एक्स्ट्रा मशीन लर्निंग राउंड होता है। तो बेसिकली आपको जो टेक्निकल कोडिंग राउंड है, स्क्रीनिंग का एक टेक्निकल कोडिंग राउंड एंड 4 टेक्निकल कोडिंग राउंड तो निकालने ही पड़ेंगे। उसमें डिजाइन राउंड भी हो सकता है मे बी, एंड एक एक्स्ट्रा आपका राउंड होगा जो मशीन लर्निंग स्पेसिफिक होगा, जो जनरली मुझको पता है। मे बी अगर रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए तो मैं श्योर नहीं, बट मैं और पूछ के बता सकता हूँ इस बारे में। बट प्रोसेस बहुत सिमिलर होता है, बट एक एक्स्ट्रा आपको मशीन लर्निंग राउंड और देना पड़ेगा। No, like there is not a specific role related to data like AI engineer or ML engineer as such? हाँ, or is it like software engineer? सॉफ्टवेयर इंजीनियर मशीन लर्निंग करके रोल होता है। तो जनरली वो लोग कोई ऐसी टीम में काम कर रहे होंगे जो एमएल मॉडल्स बना रहे हैं, एमएल मॉडल्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो रिसर्च रोल नहीं होगा, इसमें आप कोई नया मॉडल रिसर्च नहीं कर रहे होंगे, पर जो एग्जिस्टिंग मॉडल्स है उनको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन मशीन लर्निंग करके एक रोल होता है। एंड एक और रोल होता है जो मशीन लर्निंग रिसर्चर करके रोल होता है, एंड दैट इज अ वेरी डिफरेंट रोल। उसमें वो लोग जनरली पीएचडीज मांगते हैं, मतलब मे बी मास्टर्स से भी काम चल जाए, पर मैंने जनरली पीएचडीज देखे। I mean, like research paper would work, right? I have 1 patent, so if that could work. Not sure, मतलब मैंने मतलब हो सकता है वर्क करे, मतलब वो तो ऑब्वियसली हायरिंग टीम पे डिपेंड करता है, बट जो मैंने जनरल ट्रेंड देखा वो देखा है जनरली उसमें सब पीएचडीज होते हैं, बट ऑब्वियसली उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर आपने अच्छी रिसर्च करी है तो आई थिंक वो कंसिडर किया जाएगा। Okay, thank you so much. Yeah, I had a couple of questions on machine learning. Like, I have an impression that what they shown us in Terminator movie, that machines will come and take over everything and all that. So, like, is it like normal the regression that we use in statistics, like a little advanced version of that, or are we like being taken over by machines and like Matrix or something like that? So, what is it? What is machine learning? Okay. फिलोसॉफिकल सेंस में तो मशीन टेक ओवर कर ही रही है। अगर आप देखो तो हमारे जितने भी बिहेवियर्स हैं कितने ज्यादा मशीन्स और एल्गोरिथम से गाइड हो रहे हैं। अगर आप देखो कि फेसबुक डिटरमाइन कर रही है इलेक्शंस के रिजल्ट, तो कहीं ना कहीं तो हम हो रहे हैं गाइड उससे, एंड वो सब मशीन लर्निंग ही है। बट मतलब मशीन इन इटसेल्फ इतनी इंटेलिजेंट हो जाए कि वो और इंटेलिजेंट मशीन्स खुद से बनाने लगे, आई थिंक वो रियलिटी तो दूर ही है। मतलब उस पर ऑब्वियसली लोग काम तो कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक कि कोई ब्रेक थ्रू हुई है जिसमें मशीन और मशीन्स बना रही है जो खुद से समझ सकती हैं। बाकी नहीं, मशीन ऐसी विंडिक्टिव बन जाए कि ह्यूमंस को टॉर्चर करने में मशीन को मजा आने लगे, दैट इमोशन आ जाए, वो हाउ फार आर वी फ्रॉम दैट? इमोशंस तो हम ह्यूमंस अपने नहीं समझ पा रहे हैं, मशीन के में तो क्या ही डालेंगे, बट अभी मशीन में इमोशंस नहीं आए हैं लकीली, तो वो चीज नहीं है। And machine, and when we I see a lot of people using ML in trading as well. So मतलब इसमें क्या है कि एक पर्टिकुलर वो फ्लॉपी डिस्क वाले उसमें डेटा फीड कर दिया और उधर से फिर प्रोग्राम निकल के अपने आप आता है, लाइक हाउ डज इट? नहीं, तो मतलब एमएल बेसिकली अगर आप देखें तो इट्स लाइक कि डेटा में से वो पैटर्न निकाल के रिजल्ट दे रहा है जो ह्यूमंस देख नहीं पाते, है ना। तो आपके पास बहुत सारा I think it's like a algorithm, like you can use regression and classification that which stock would go high, or like a lot of people use that, but it doesn't work. I don't think like it would help as well, because a lot of people do use it, but it's still in the progress. So there are a lot of algorithm for that, so we can use that. So basically what we are saying is कि ट्रेडिंग रिलेटेड जो ML होगा वो ट्रेडिंग के रूल्स भी खुद ही से निकालेगा, खुद से इजाद करेगा।
डेटा को आइडियली देख तो के। होना चाहिए, लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं वो नहीं पता, आइडियली तो होना चाहिए। मतलब आइडियली यही मीनिंग है अगर कोई कह रहा है कि मैं एमएल यूज कर रहा हूँ ट्रेडिंग के लिए। बहुत बज़वर्ड भी बन के, मतलब उसको हम ढेर सारा डेटा दे देंगे और बोलेंगे कि इसमें कुछ पैटर्न ढूंढ के निकालो जो रिपीट हो रहा है। बट बहुत बहुत बज़वर्ड है एमएल, लोग करते कुछ हैं बताते कुछ हैं, ये भी बहुत ज्यादा होता है। तो मतलब जो कह रहा है कि मैं एमएल यूज कर रहा हूँ एंड मतलब टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अनलेस आप उसको अच्छे से जानते हो और आपने देख रखा है वो क्या कर रहा है। तो वंशिका मैम, आपने जो पीएचडी करा, जो पेटेंट किया है, वो आपने वो क्या टॉपिक पे है? ट्रेडिंग के रिलेटेड टॉपिक पे है? No, that is on agri-tech basically, and one is on automobiles. So what like, if you can tell us in layman terms, what does it like? What is the Okay. heading of the paper? Okay, so like जैसे हम ड्राइविंग टेस्ट के लिए जाते हैं, राइट? सो वी हैव टू स्टैंड इन अ क्यू एंड देन देयर इज रिगरस प्रोसेस, सो दैट कुड बी ऑटोमेटेड, लाइक यू नीड नॉट हैव टू गो एंड देन पूरा टेस्ट देके लंबी लाइन में खड़े होके ये सब कुछ नहीं करना। सीधा you'll be having a virtual AR/VR room and thereby it would be signifying everything on your face recognition, your eyeball tracking and your expressions and your sentimental analysis. उससे सारा आप चेक करके it would determine whether you are perfect driver or not. So if you can so it's a simple test, I automated that process, so with the help of Eaton Corporation obviously. So they are actually working on that project, so it got being hired by that project. So that's all I did. And in agri-tech it was आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से, जैसे इन इंडिया वी हैव लॉट ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, राइट? राजस्थान में कोई और सॉइल है, देन इन गुजरात, एंड देन every continent have their every state have their own fertility, right? So I worked this with IIT Roorkee people. So what they did is they thermometer जैसा उन्होंने एक छोटी सी एक वो पेन टाइप बनाया था, दैट इज वेरी थिन, उसको सॉइल में पेनिट्रेट करते हैं तो इट टेल्स ऑल द फर्टिलिटी एंड ऑल द फैक्टर्स, इसमें कितना न्यूट्रिएंट है, कितना कैल्शियम, कितना पोटेशियम एंड ऑल दैट है। तो उसके थ्रू एंड अलॉन्ग साइड वेदर फोरकास्टिंग एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, हम डेटा सेट को ले लेंगे उस कंट्री की अब तक का क्या वेदर फोरकास्ट है और कितने कैलामिटीज आई हैं वहाँ पे, उसके थ्रू कि आगे आपको कौन सी एफिशिएंट क्रॉप ग्रो करनी चाहिए ऑन दिस लैंड अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिएंट फर्टिलिटी, योर वेदर फोरकास्टिंग एंड द प्रीवियस डेटा सेट। सो उससे आपका actually the Corporation of India, Food Corporation of India actually recognize that project. So ये दोनों I have worked on these two projects. Yeah, that's all. तो आपने इसको पेटेंट करा लिया कि कोई ऐसे चोरी नहीं करे, कोई कॉपी नहीं करे? Yeah, I'm asking seriously because when I was a kid, my grandmom, she never understood how a TV remote works. उस टाइम पे ओनिडा का नया टीवी आया था with a remote, so she never understood कि बिना बटन दबाए चैनल कैसे चेंज हो सकता, right? So I am also on the stage where all this ML and all this Web3, I'm not able to understand. Like people are trying really hard. So yeah, it's interesting you got it patented. I think everyone has their own journey and it's very unique. You are already a very, very amazing trader. So I think it's okay. Very old. It should not be. It should not happen that you should be master in all the jack of all trades and master of none. You should actually learn everything, but you should master at least one. So everyone has their own skill set. So I think it's not necessary that you should go into Web3 and ML and all that stuff. Yeah. Why not? I want to learn how the remote works. Yeah, that's what my grandmom used to say. So okay, moving on. Next question. Yeah, Vanshika, you have any more question? No more questions. Thank you. Okay, Lavkesh is there, and Vikas is there, Anant is there. Yash, you have any question? Will jaldi पूछिए please. Can you do that? Yeah, go ahead. Sir, मेरा question है, actually I am engineer by profession. I don't know anything about trading. But मेरा दो question है. पहला तो ये कि मार्केट में कोई ऐसा स्ट्रेटजी या मतलब कुछ गारंटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिफाइंड है क्या जो मैं कोड कर सकूं और with algo trading I can get some guaranteed return even more than bank FD. Okay, that is first question. Second question is about back testing. जब आप बैक टेस्टिंग बोलते हो तो वो क्या मैं 10 साल का पीछे का डाटा निकाल के बैक टेस्टिंग कर लूँ वो हो जाएगा या मैनुअली मेरे को 2 महीना 3 महीना ऐसे करके देखना पड़ेगा?
Okay, I think Sandesh got disconnected again, and you have asked a very good question. So first, I will add to it, and then probably Sandesh will add to it. ये जो बैक टेस्टिंग करा कराए मिल जाए कोई strategy मिल जाए तो there was a phase, I think Sandesh, correct me if I'm wrong, when you were doing back testing on a particular strategy and giving ready-made results, selling it to people with the back testing data as well. And I don't know how many people bought it, but yeah, it is available if you can search around. So Sandesh, tell us more about it. What was your second question, gentlemen? It was about okay. So second, okay, no, both are mixed, I think. Okay, so first No question problem, no was problem. on. So let me address the first question and then we'll go to the second question. Okay. Sandesh, so what happened? You had a model where you'll do the back testing, you will create a strategy, and you'll do the result of the strategy in the public domain at a small fees. So how was the response? Are people really looking to buy ready-made strategies? Are people ready to pay for it? Or India is a country where everything has to be free? नहीं सर, गालियां Have you closed it or you're doing it? Huh? Yeah, go ahead. I mean, tell us the experience, yeah, so that everybody can learn. Yeah. तो सर अगर आपको बैक टेस्टिंग स्ट्रेटेजी चाहिए तो मैं आपको फ्री में वो डॉक दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. एंड सेकंड चीज, थोड़ा मुझे लगता है कि इस ट्रेडिंग दुनिया में अगर आप कुछ पैसा कमाने जा रहे हो कोई भी सर्विस बेच के, तो गालियां मिल रही हैं. तो लोग कहते हैं कि यार तुम्हें इतना आता है तो तुम ही पैसा बना लो, तुम ये छोटे मोटे सामान क्यों बेच रहे हो. एंड इसका कोई आंसर नहीं है, देखो फ्रेंकली, मतलब बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है. और आंसर यही है कि भाई जितना पैसा मिल जाए उतना अच्छा है. तो हाँ, ये कल भी किसी ने पूछा था कि अगर इतना पैसा कमा रहे हो तो फिर तुम ये भी ट्रेडिंग ही क्यों कर रहे हो, रिटायर ही क्यों हो जाए. अगर तुम दिन का 2 लाख 5 लाख कमा रहे हो तो तुम रिटायर हो जाओ ना, फिर तुम क्यों स्पेसेस कर रहे हो, क्यों ट्रेडिंग कर रहे हो, क्यों कुछ भी कर रहे हो. Somebody asked, and very genuinely somebody asked. So I also answered कि the marginal utility of money is never zero. Everybody wants more and more. Even Elon Musk wants more, and he doesn't want to pay taxes, and he wants to be a trillionaire and then multi-trillionaire and so on. So it's like power, fame, whatever you call it, like sense of security which money gives. Right. So but उसका प्राइस कितना रखा था और कितने लोगों ने बाय किया, चला कि नहीं चला, लोगों का क्या फीडबैक था. तो एक और चीज इसमें ऐड करता हूं, मैं फिर उस पे आता हूं आपके प्राइस वाले वक्त पे, कि मुझे लगता है कि हम लोग को पैसा कमाने का एक ही तरीका जो मैंने देखा है और बहुत लोगों ने देखा है, वो होता है जॉब, कि हम कुछ काम कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है. एंड फिर हमारे मन में हमेशा से कुछ होता है, यार अपना कुछ बनाए, कुछ बेचें और उससे पैसा आए, भले वो कम हो, वो एक अलग किक मिलता है, मतलब भले वो पैसा कम हो. एंड मोस्ट लोग इसलिए भी प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, नॉट नेसेसरी कि भाई उनको किसी को लूटना है या कुछ है कि ट्रेडिंग से. तो वो मैंने इसी थॉट प्रोसेस से स्टार्ट किया था कि ठीक है, मेरे पास बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, मुझे दिख रहा है और वो पब्लिक कर सकता हूँ मैं, जो प्रॉफिटेबल है. एंड भले उससे कोई 100% ऐसा रिटर्न नहीं आएगा, पर अच्छा रिटर्न मिल रहा था. तो रिलायंस पे बाय ओनली स्ट्रेटेजी थी एंड डेली टाइम फ्रेम पे थी. तो मैंने वही स्ट्रेटेजी पब्लिक करती थी. एंड मैंने कहा कि अगर आपको बैक टेस्टिंग डेटा चाहिए तो उसके लिए आपको शायद फीस देनी पड़ेगी, शायद मुझे याद नहीं, 1000 रुपए कुछ था, कि स्ट्रेटेजी ले लो, पर अगर आपको इसका बैक टेस्ट डेटा चाहिए तो वो खरीद लो. तो नहीं खरीदा, आई थिंक 2 लोगों ने खरीदा. आई डोंट थिंक स्ट्रेटेजी भी ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया. बट सर अगर आपको चाहिए, जो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा तो मैं आपको वो दे दूंगा, ऐसे ही आप ले लेना वो स्ट्रेटेजी, अगर आपको हेल्प आती है उससे तो. और मुझे रोज 5 से 6 डीएम आते हैं कि स्ट्रेटेजी बता दो. सो इसेंशियली पीपल वांट इट फॉर फ्री, बट दे डोंट वांट टू पे मनी फॉर इट. दैट्स व्हाट आई हैव अंडरस्टूड. हाँ, प्लस मुझे लगता है लोग नहीं फॉलो भी नहीं करते, क्योंकि मतलब स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है ना कि कोई 100% वाली स्ट्रेटेजी पब्लिक हो रही हो कि भाई देखो 100% रिटर्न आया है, वो फिर वो पब्लिक डोमेन में नहीं है. Hello. I had a question for you, Sandesh. Yes. कि you must have heard about Renaissance Technologies and वो लोग कैसे कर रहे हैं. So did you like dive into something like that कि different अलग डेटा, जैसे कहीं बारिश हो रही है तो उसका स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट, ऐसा कभी रिसर्च किया आपने? आई थिंक मैं समझ रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता रेनेसा क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या किया, बट मैं समझ रहा हूँ कि लोग ऐसे करते हैं. फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल था कि वॉलमार्ट के पार्किंग में कितनी कार्स हैं, उस बेसिस पे लोग वॉलमार्ट के स्टॉक खरीद रहे हैं. कैसी स्टोरी थी शायद कि अगर नंबर ऑफ कार्स ज्यादा आ रही है इसका मतलब वॉलमार्ट की बिक्री ज्यादा हो रही है, तो उसके स्टॉक खरीदो. अब देखो ये सब डेटा पे मुझे ना, मेरे पास डेटा है, जब डेटा ही नहीं है तो उसमें आगे क्या सोचे. मतलब मे बी ये चीज वर्क करती हूँ, इस पे भी लोग कर रहे होंगे बैक टेस्ट डेफिनेटली, जिन पे डेटा है, जिन पे एक्सपर्टीज है और जिन पे मतलब पावर है ऐसा डेटा कलेक्ट कर पाने की भी, वो लोग मे भी कर रहे होंगे. बट मेरे पास डेटा ही नहीं है तो मैं क्या ही करता उसमें आगे. So there was this research कि रेनी डेज को स्टॉक मार्केट
goes down because sun नहीं होता and somehow sun makes traders happy and they buy like some shit. हो सकता है, आई डोंट नो. मतलब बेसिकली आप देखें तो एक कॉजेशन और कोरिलेशन होता है. मतलब जरूरी नहीं है कि कोई चीज हुई है इसका मतलब दो चीजें अगर साथ में हो रही हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों रिलेटेड है. हो सकता हो कि ये चीज पिछले 5 साल में ट्रू मानी गई कि जिस दिन रेन हुई उस दिन स्टॉक मार्केट बढ़ा, पर इसका मतलब जरूरी नहीं है कि ये रीजन हो, रेन वाज द रीजन फॉर स्टॉक मार्केट बढ़ना. एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लो प्रोबेबिलिटी कोइंसिडेंस, बट हो तो सकता है. So my second question was around this only, which even Vanshika can answer. कि जब आप रिसर्च कर रहे हो अराउंड स्ट्रैटेजीज, there might be some जो बैक टेस्ट में सही दिखाए but logically they don't make any sense. तो how do you filter those out? वंशिका, आपके पास कोई आंसर हो तो आप कर सकते हैं. I didn't get his question. Can you please repeat? Sorry. It was something related to like data mining. अगर आप करोगे तो कुछ ना कुछ like some strategy it may throw up, but it not make sense logically. But वो बेशक economically it may be right in the back test. जैसे data mining bias बोल सकते हैं शायद उसको. For visualization stuff, I use Power BI. So I take a lot of data set and then I actually consider the hypothesis, like I generate the hypothesis generation, because it's very important prior to getting the insights कि क्या क्या हो सकता है. Like if I take an example, बारिश होने वाली है तो बारिश क्यों होने वाली है, maybe the weather is मॉडरेट अभी, और मे बी सम मतलब बादल कहीं और स्टेट से, मतलब इधर की जैसे होता है ना कि वी आर इन जैसे गोवा एरिया है, राइट, वी हैव मुंबई, सो दीज एरियाज आर टेंड टू हैव रेन्स ऑफन, बट राजस्थान हो गया, गेट लाइक डिपेंड्स अपॉन लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस. तो मैं बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स लेके चलती हूँ एंड देन आई यूज पावर BI एज अ टूल एंड देन टेक द डेटा सेट एंड देन डिजाइन द ग्राफ्स. सो मेरा तो यही है. मतलब I'll give a philosophical answer to this, and it happens a lot that a lot of coincidences we see in stock market as well, and in real life as well, and that is also one of the reasons we start believing in miracles and we start believing in God and Godmen and whatnot. So there is a page on Wikipedia that it world's top 35 miracles or something like that. I'll give a link to that page. And one of the miracles which I remember is that there was a girl named Emily, and she threw a hot air balloon in the air with her name and address written on it, that give this balloon to Emily and address so and so, and that balloon fell 50 miles away. And in the hand of another girl, her name was Emily, and her address was also same in a different city. So a lot of weird coincidences do happen, but the odd thing about coincidences is that it can be as weird as unbelievable as we can see, but it's called a miracle or a coincidence because it has a lower tendency to repeat itself. So not only we are looking at what has cracked in the past, it should make a lot of sense, and it should be repeatable pattern logically. So let's say if I'm talking about our currency dollar rupee and its correlation with Norway's weather. Maybe when weather goes below minus 36 degree in Norway, our currency comes to a particular level, and it has happened like many times in last 10 years for the strategy to be profitable. But it makes absolute no sense, right? I mean, there is no money flow. There is nothing like so. You should probably discard something which doesn't make any, which doesn't basically pass sanity test. And I would always recommend people who are going towards systems that first you derive the logic from the market by looking at the screen and having the screen time, and then you backtest it rather than taking the backtesting data and seeing what is the pattern which seems to be working and then trying to devise the rule. That is just my opinion. I might be wrong, but I mean there are so many coincidences. I'll forward that page that you will be amazed, and so coincidences are so common, but it will not be repeated. Yeah. Harsh? Okay, so next question we'll take. Yeah. This last couple of questions. Last 2 questions we'll take. Abhi suddenly I have so many requests. So yeah, last 2 questions.
Okay, nobody is asking. So last one question. Nobody wants to ask. I don't have anything to ask, but I can add something that everyone was asking for a good resource to learn Python. So I have started learning from Kaggle. I don't know अगर आपको देखा आपने तो. So it is a very good resource. It is free. It is open source. और उसमें ही with the Yeah, go ahead, Harsh. You completed then, Optimus. yeah. So with the chapters only there are नीचे आप खुद code कर सकते हो जो आपने सीखे. So it's very interactive. Yeah, go ahead. So it is very interactive, free, and you get a certificate, and it is very good. Like, and you get a lot of experts commenting on your code. So whoever has asked about how to go about Python and all, start following Harsh on priority and start flooding his DM about, you can learn with him. You can make a small group and stuff like that. Harsh is the name. Also, I think the best way to start for any of the programming language is documentation, because even Sandesh sir would agree to this, because a lot of programmers just enter into the field and they look out for the resources, but the bestest way is documentation. Every programming language have their documents, like documentation, so make sure you just go through it. And then there is one more free code camp, so it has lot of projects as well. So make sure you learn, when you learn a programming language, so you have to do practical, like hands-on as well, so project development would work out. So you can go to free code camp as well as on documentation. So that's you can do all that, or you can simply follow Harsh. Harsh Malik is the name. So either that tough thing, go through the documentation, read a lot of codes and all that, or just follow Harsh. He'll tell you what to do. So moving on to the next question. Hello. Yeah, पूछिए. Sandesh, this is Lokesh. Hi. First of all, Sandesh, I can really connect with your story. I have pretty much the same story. मुझे भी नहीं पता था कि क्या करना है. लकीली मेरा भी IIT में हो गया, but unfortunately मैं CS बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मैकेनिकल से हूँ. So I have 3 questions for you. पहला है कि जो डेटा आप यूज कर रहे हैं बैक टेस्टिंग के लिए और एल्गोस के लिए, is it paid or free? And I'm talking about the intraday data here. Data you'll have to buy from data vendor, True Data, or which is the other vendor? I think Sandesh got disconnected again. Data you'll have to buy, and I would request you to buy quality data, good data. Sir, is it possible that I can fetch the data from the broker? Like I am doing it, but I am facing some problems with it. Sandesh, so you heard the question? I think ये question है कि data जो है वो मैं जो use कर रहा हूँ free है या paid है. So basically देखिए आप obviously paid data best होता है, clean होगा, and free data में issues तो होने के chances हैं, but paid data महंगा भी बहुत है. तो मैंने तो free sources जैसे Zerodha की अगर आप Kite API में देंगे तो एक historical API भी होती है, तो उसका आप 1 month का चार्ज देके डेटा डाउनलोड कर सकते हैं. तो उसमें आपको काफी सारा कैश मार्केट का डेटा मिल जाएगा. तो मैंने वो डेटा पे बैक टेस्ट किया, प्लस एक ट्रेड कैचर करके साइट है जिसपे आप ऑप्शंस का डेटा दे सकते हैं. आई डोंट नो वो मतलब कितना सही है ऐसे पब्लिकली बोलना, बट ट्रेड कैचर करके एक बहुत फेमस साइट है, उस पे ऑप्शंस का भी डेटा अवेलेबल है, तो वहां से आप दे सकते हैं, वो भी फ्री है. बट ऑब्वियसली डेटा की जो कोई गारंटी नहीं है, पर अगर आप किसी डेटा वेंडर से, जैसे मैं नाम याद नहीं आ रहा, कुछ है डेटा वेंडर्स हैं, और NSE से भी आप खरीद सकते हैं. थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर वो फिर आपको अच्छा डेटा मिल जाएगा. ओके, एज यू सेड संदेश दैट आपने वो काइट की API यूज करके डेटा यूज किया, तो करेंटली अभी लाइक यस्टरडे मैं कर रहा था, मैं फायर्स की API यूज कर रहा था और उससे डेटा फैच कर रहा था. तो उसी से रिलेटेड मेरा सेकंड क्वेश्चन है, लाइक उसमें मेरा डेटा फैच हो रहा था, बट आई वाज एबल टू फैच ओनली अप टू 3 months ऑफ हिस्टोरिकल डेटा. तो उससे ज्यादा करने पे मुझे एरर आई थी. तो मुझे क्वेश्चन ये है, लाइक ये एरर है रिलेटेड टू फायर्स API और इसका सॉल्यूशन इंटरनेट पे नहीं है, तो हाउ डू यू गो अबाउट सच प्रॉब्लम्स जिसका सॉल्यूशन आपको इंटरनेट पे नहीं मिल रहा है? आई थिंक फायर्स के API नहीं, आई डोंट थिंक ये एरर है, वो इंटेंशनल होगा. वो नहीं चाहते होंगे कि आप 3 महीने से ज्यादा का डेटा डाउनलोड करें. फॉर एग्जांपल अगर लाइक आई कैन मतलब स्पैन ऑफ 3 months में डाउनलोड कर सकता हूँ, लाइक रिसेंट 3 months का कर सकता हूँ या 1 साल पहले का 3 months का कर सकता हूँ, बट साथ में नहीं कर सकता. तो उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं कि लोग एकदम से सारा डेटा ना डाउनलोड कर पाए. आई थिंक ये इंटेंशनली होगा. आई डोंट थिंक ये उन्होंने कुछ एरर की वजह से हो रहा होगा.
Okay, so I can partially download the data and then मतलब अगर आपको 3 months कर connect करके it. मल्टीपल एपीआई कॉल कर लो, उसमें तो कोई इशू नहीं है। एग्जैक्टली, ओके, दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू। और एक और क्वेश्चन है मेरा, आपने एमबी ब्रो को ट्राई किया है क्या? नहीं, मैंने वो ट्राई नहीं किया। ओके, देन दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू। हाय सर। हेलो। या गो अहेड सर। मैंने कल आपको डीएम भी किया था और क्वेश्चन स्पेस रिगार्डिंग नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अभी अभी थोड़ा 6 months अभी मैंने ट्रेडिंग चालू किया, मार्केट समझना। तो मैं पूछ रहा था कि अगर मैं सही भी हो रहा हूँ, मेरे को कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरे को मार्केट का नॉलेज राइट है, और मतलब आई एम गेटिंग राइट पर्सपेक्टिव ऑफ द मार्केट, दो आई एम गेटिंग द प्रॉफिट, बट इट कैन बी जस्ट माई लक टू। And just like the game, when we saw football or a cricket game, there are two ways to predict the match. That is simply I choose any team by 50% probability, that is not taking accounting in the draw, that कि मैच ड्रॉ तो कोई भी जीत सकती है टीम। बट एक होगा कि मैं प्रेडिक्ट करूँ कि कौन सी टीम इस सीजन कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं वो लोग, कैसा परफॉर्मेंस जा रहा है उनका, और उस बेसिस पे मैं प्रेडिक्ट करता हूँ। तो उसमें भी चांसेस तो मैथमेटिकली सेम ही है जीतने के, बट उसमें मेरे को एक में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे को गेम की समझ है और मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मेरे को मतलब समझ में आ रहा है। तो उसी में मार्केट के रिगार्डिंग, ट्रेडिंग रिगार्डिंग वही पूछना था। ओके आनंद, आई थिंक आप बेस्ट हैं इसको आंसर करने के। हाँ, See, I'll give you an analogy. सबसे easy analogy जो trading का है वो it's a psychomotor skill. It's a behavioral skill combined with whatever you do in theory. It's something to do with practice. आपको पता होगा जैसे कि मैथ्स होता है और फिजिक्स होता है और केमिस्ट्री होता है, तो केमिस्ट्री में या बायो में आपको प्रैक्टिकल भी कराते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि आपको सब कुछ थ्योरी में नहीं सिखा सकते। प्लीज म्यूट कर लीजिए। सबको आपको थ्योरी में नहीं सिखा सकते, बहुत कुछ प्रैक्टिस से सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग का जो क्लोजेस्ट एनालॉजी जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि यू लर्निंग टू ड्राइव अ कार। अगर मैं आपको एक अच्छा सा यूट्यूब वीडियो बना के दूं कि आपको ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलानी है, आपको गियर वाली गाड़ी कैसे चलानी है, आपको ट्रैक्टर कैसे चलाना है, अच्छा सा वीडियो और सीरीज ऑफ वीडियो, लेट्स से 10 Yeah, he might be reconnecting. Just wait for a minute. मुझे नहीं लगता कि आप कार चलाना शुरू कर पाएंगे या आप 5 कदम भी चला पाएंगे, बिकॉज ये इंट्यूटिवली आता है। साइकोमोटर स्किल एज इन आपका जो ब्रेन है इन कोऑर्डिनेशन विद योर मसल एंड योर रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारा मिल करके एक आपके एक्शन। एम आई ऑडिबल गाइस? सो ये सारा मिलके आपको एक आता है। अब आपको कब पता चलेगा? जब आपकी गाड़ी चलाना अच्छा सीख गए, जब आप दूसरों को गाली देना कम कर देंगे, जब आप गाड़ी को ठोकना कम कर देंगे, और जब ऐसा कुछ 3 महीने का पीरियड होगा कि आपकी गाड़ी में स्क्रैच नहीं लगेगा और आप किसी को घूर के नहीं देखेंगे कि वो कैसा चला रहा है, जबकि शायद कमी आपके अंदर ही हो, तब आप समझ लो कि आप गाड़ी ठीक चला रहे हैं, राइट? तो सिमिलरली ट्रेडिंग में जब आप अपने लॉसेस से अफेक्ट होना कम कर देंगे, जब आप दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देंगे, ब्रोकर को ब्लेम करना बंद कर देंगे, जब आप एग्जीक्यूशन आपका एरर फ्री हो जाएगा, जो आप प्लान कर रहे थे वही सुबह उठ के प्लान किया कि मैं लॉन्ग जाऊंगा, लॉन्ग गए, लॉन्ग में लॉस हो गया, तो फिर अचानक से शॉर्ट चले गए, फिर शॉर्ट में लॉस हो गया, फिर स्ट्रैडल बना लिया, फिर लॉस हो गया। ये करना जब आप बंद कर देंगे, जब आप अपने जो ट्रेड प्लान सोचा है उसके हिसाब से चलेंगे, तो आप मेच्योर ट्रेडर हो गए। उसके बाद शायद आपको प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा अगर रिस्क रिवॉर्ड और पोजीशन साइजिंग भी सीख चुके हैं तो ये इंट्यूटिवली समझ में आ जाता है कि कब आप मेच्योर ट्रेडर हो गए हैं। तो बिगिनिंग में तो स्ट्रगल होगा ही, कितने भी आप सेमिनार वेबिनार अटेंड कर लो, कितनी बुक्स पढ़ लो, कितने वीडियोस अटेंड कर लो, और इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा एक ब्रेन को स्टेबल होने में, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सारा चीज ही जो है पेन और यूफोरिया का है। या तो आपको दिन के अंत में पेन होगा, और वो लोग बोलते हैं कि फिजिकल पेन से भी ज्यादा होता है, कई बार जैसे हड्डी टूटती है उससे भी ज्यादा पेन होता है, और या तो फिर आपको यूफोरिया की फीलिंग होगी कि यू आर द अपुन, तो इधर का भगवान अपुन ही है, वो फीलिंग आएगी। तो वो जब तक डाइल्यूट डाउन नहीं होगी तब तक आप अच्छे ट्रेडर नहीं बन पाओगे, भले आपको प्रॉफिट आ रहा है और नहीं आ रहा हो। आई थिंक आई मिस्ड योर क्वेश्चन, बट आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट बिगिनर्स लक आल्सो। अभी तक मुझे शायद ही कोई मिला हो जिसने बिगिनर्स लक ना फेस किया हो। ये फीलिंग सबके दिमाग में आती है कि यार मैं 4 महीने से ट्रेड कर रहा हूँ और मैंने इतना ज्यादा पैसा बना लिया, इतने ज्यादा रिटर्न बना लिया, और ये जो लोग 20-20 साल से काम कर रहे हैं ये लोग तो मतलब बेवकूफ हैं, राइट?
या मेरा IQ 250 का है, राइट, मेरा IQ 250 का है और ये लोग जो है 70 का IQ लेके बैठे हैं, पता नहीं कहाँ से डिग्रीज ले ली है, पता नहीं कहाँ से ML कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, गूगल में काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द एज, और मेरे को तो सब मिल गया है, राइट। ये बिगिनर्स लक सबके साथ होता है, उसको मैं बोलूंगा कि चेक में रखिएगा, एंड अनलेस योर स्ट्रेटजी इज प्रॉफिटेबल फॉर 1 year 2 year, देन प्रॉब्ली यू नीड टू जस्ट कीप चेकिंग योरसेल्फ। मेरे साथ तो बहुत भयानक बिगिनर्स लक हुआ था, और मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनके साथ बहुत भयानक हुआ था। इसलिए ये मार्केट ऐसी चीज है जो बुलाता है लेकिन जाने का नहीं, मतलब बुलाता है एज इन कि आओ बड़ा दांव लगाओ, आओ बड़ा दांव लगाओ, लेकिन ऐसा करने का नहीं। दैट इज द आंसर। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल टेक वन लास्ट क्वेश्चन, देन विल वाइंड इट अप। तो अच्छा, एक मजेदार क्वेश्चन कोई पूछे संदेश जी से। Am I audible? Sandesh, you have any concluding remarks? Then we'll close it. Hello? He is not in speaker, sir. And I also got disconnected, so I'll add him again. Any last questions है? कुछ एक मजेदार क्वेश्चन कोई जना पूछे यार, something which will, हाँ संदेश, हाँ किसी का कोई क्वेश्चन है तो आंसर कर सकते हैं, नहीं तो हाँ, नहीं तो we'll start the concluding remarks. हर्ष को बहुत मजा आ रहा है, राइट, आई नो। जितेन, आपके पास कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलिए जितेन, अनु, राज वर्मा, एक अच्छा क्वेश्चन पूछो यार कुछ। हेलो, हाँ बोलिए। एक्चुअली सर मैं 1 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं नेट टू नेट ही चल रहा हूँ, बस मेरा ब्रोकरेज ही जा रहा है। आज से 1 साल हो गया, मतलब मैं प्रॉफिट नहीं कर पा रहा हूँ, बट लॉस भी नहीं कर पा रहा है, बस ब्रोकरेज जा रहा है। तो फिर मैं क्या करूँ अब? देखिए, एटलीस्ट किसी का तो घर चल रहा है ना। हाँ सर, हमारा आपका नहीं तो कम से कम ब्रोकर के बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, है ना। होपफुली बैंगलोर के टॉप स्कूल में पढ़ रहे हैं, राइट। तो पुण्य करिए जाइए, कभी ना कभी आपको भी मिलेगा। See, this thing takes time. It will take some practice. It will take some intuition, and probably you need to do a lot of more hard work. I think you spoke yesterday as well. One second. You spoke yesterday as well. So what my humble advice to you is devote more time in finding strategies and probably give more method to what you're doing. Yeah. Next question. अनु बोलिए, आप बोलिए। अब नहीं बोलेंगे आप। हाँ बोलिए ना। अनु, आप ही से बात हो रही है, अब अगली आवाज जो हम सुनेंगे वो आपकी होगी। केबीसी चला रहे हैं आप तो। या राज वर्मा, आपने भी माइक लिया, आप पूछ लीजिए, बहुत देर से आप हंस रहे हैं। Yes, sir. When someone wants to start his trading journey, where should he start? I think Zerodha University is a good place to start. और उसके बाद जब आप वो सारा देख चुके हैं तो मेरे वीडियोस देख सकते हैं। मैंने भी 101 वीडियो बनाए हुए हैं, उसमें थोड़ा ट्रैफिक आ जाएगा। एंड देयर आर वेरी गुड थ्रेड्स ऑन, डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हैं उसके बाद ट्रेडिंग डोमेन में। तो जैसे अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सारंग सूद के आप थ्रेड्स पढ़ सकते हैं, काफी इंफॉर्मेटिव हैं। और अगर आप कैश में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऐसे ही बहुत से लोगों ने वीडियोस बना रखे हैं। और बुक्स की भी लिस्ट दे रखी है, कई बार मैंने भी शेयर करी है। मैंने एक स्पेसेस भी किया था, विच आर द बुक्स यू शुड रीड रिलेटेड टू ट्रेडिंग, तो वो वहां से शुरू करिए। इट्स लाइक पहले से कोई आपके लिए प्री प्लान करके नहीं दे सकता। इट्स एज यू गो अलोंग, यू हैव टू क्लाइंब द लैडर एंड यू हैव टू हैंडल इट लाइक ईच डे एज इट कम्स। ओके, डॉक्टर श्रीनिवास इज ऑल्सो हियर एंड ही वांट्स टू स्पीक। एंड सर I must say that you have changed your DP and it looks so good. Please go ahead, sir. Dr. Srinivas. Yeah, Anand, I just wanted one simple question to Sandesh. So after putting so much time and effort, do you feel the rewards of trading are worth it? Or if it is worth, not from a money perspective, what do you feel is like the change from your, say, corporate job to doing something on your own? Like, is it the satisfaction part or the monetary reward part?
or the freedom to do things at your will? Like, what has changed after making this change? Hello, I hope the question was audible. Anand, was he audible? Yes, sir. Yes, sir. Your question was audible, but Sandesh has some connectivity issue. I'll repeat the question, or you can repeat the question once he joins again. Yeah, let's wait for him to join. I think you are not in Delhi anymore. I saw your bio now. No, I came to Chennai. Oh, is it? Okay. Where have you joined in Chennai, sir? Kaveri Hospital, Chennai. Acha, you were sharing that letter pad, so I saw, and then I deduced that you are not in Delhi anymore. Okay, I shared the update. Yeah, it's long time in Delhi. I thought, okay, I'll move back to my home place. You didn't like much of Delhi, right? Too political for your taste. It was okay, but yeah, over time, it's not very sustainable. Again, it was a tenure in. It was anyway a tenured job, no? It was not a permanent one. So I thought, okay, it's time to make a switch. Yeah. I think we should have. Sandesh, we should have met sometime. Yeah. But yeah, I was also sometime in Punjab also. No, but definitely we'll meet in either in Chennai or in Delhi next time when you're in Delhi or in Chennai. I mean, I'll travel to meet you. Everybody, yeah. I was just going to DM you. I mean, probably you need to write some medicines for me. So yeah, we'll go ahead. Probably I'll meet for consultation as well. We'll meet even outside then. Yeah. So you want to repeat the question for Sandesh, or Sandesh, you heard the question? नहीं, मैं disconnect हो गया. Yeah. So I'll repeat the question. So for example, switching from a regular corporate job to a full-time trader or something like that, doing backtesting. Again, it is a different kind of work. Okay, right? It's not simply you just go into the market and make so much money. So what has really changed in this transition? Either the freedom to do things your way, or the monetary reward, or what else you feel has changed, and what is better and what is bad also, from a regular job to a uncertain profession. Sir, I'm still doing my job, I think. So maybe you got my wrong. So I'm still doing my job at Google, and this is purely part-time trading or investing. Great. That is thanks for the clarification, because a lot of people here feel that trading is a kind of escape from their 9-to-5 job, and yeah, I think this was a good clarification. So but sir, your question is still very relevant, because he was into active trading, active back testing in a very, very small time frame, 5-minute time frame and 10-minute time frame, and then he got disillusioned, and now he is into longer time frame, once a month kind of a thing. So Sandesh, you want to dwell upon the burnout part? Probably doctor wants to discuss or highlight the burnout. Yeah. Okay. Yeah, I can take that burnout part, and I would say burnout is a very real thing. And I realized this very late, not due to trading, due to in general job and stuff. So I think our brain do have limited capacity, and either we can invest it in living the emotions of trading, or we could invest it in some other pursuits that we want to do. So if you are doing, if someone is doing short-term trading, intraday, and the shorter you go, the more emotions there are. So you are even if the system is running on automated algo, you are part of that experience. You are not detached from it. If someone is able to detach it, well and good, but I was not able to, and that thus leads to you cannot focus on two things at a time for very long. So I'm also doing 9-to-5 job, and I'm also doing 9 to 3:30 trading, and those two things are continuously going in my mind. So I think that burnout part is very real. But I think you have one more, you have the great other part of your question was which maybe I cannot answer, but it was how is it to leave your job and live completely out of trading, right? If I got your question correct. Yeah, I think I was not able to hear you in full. I think there is some connectivity issue. But yeah, you have highlighted this very important point about the
like how much a human being can bear, right? The limited amount of resources. So I have seen like even doctors and other people like able to do other things. Right? They say that I was just in front of the computer watching the charts for say some 5-6 hours, and then they say I do strategy. If you're stuck in front of the chart, then how do we expect you to have like energy to do other things, right? So, like, it's not only the energy in backtesting or other things. The mere time spent in watching the charts itself is a effort, right? So when you I think there's some connection issue at his end. So yeah, but you got the gist of the question, right? You want to talk about it? I think he was also like concurring with me on the burnout part. I don't think there was a follow up there. Okay. So any concluding remarks you have, Sandesh? A lot of youngsters are listening to us. So anything you want to tell them, like do's or don'ts on life or trading? So I think मतलब एक चीज है जो काफी बड़ी लर्निंग है मेरे लिए पर्सनली, एंड आई थिंक मैं शेयर करना चाहूंगा. लोग मुझसे डीएम में इन जनरल लोग जब बात करते हैं तो सेम चीज पूछते हैं. तो मुझे लगता है स्टॉक मार्केट चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो, इसको कैपिटल बनाने का तरीका नहीं देखना चाहिए, इसको कैपिटल ग्रो करने का तरीका देखना चाहिए. तो अगर आपके पास कैपिटल है ऑलरेडी तो आप लाओ एंड ग्रो करो उसको, पर ये मत सोचो कि मैं यहाँ कैपिटल ही बना लूंगा, है ना. मुझे लगता है वो अप्रोच अगर रहेगी तो क्या होता है कि आप कम कैपिटल लेके आओगे, कम पैसे एंड वो बस्ट हो जाओगे, एंड देन फिर कोई फायदा नहीं है, आप लॉस कर रहे होगे. तो मतलब आप मेरे हिसाब से जॉब करके या बिजनेस करके या कोई दूसरे फॉर्म से आप पहले एक कैपिटल लेके आओ एंड देन उसको I think we lost him again. It was a nice session, guys, and I really want to thank Vikas as a co-host, Sandesh as a speaker, and so many of you for participating and asking questions. And it was really enriching for me as well. And I hope, go on. जो भी मतलब आप मतलब एकदम कैरियर के स्टार्टिंग में रादर देन कि वो स्मॉल कैपिटल से मार्केट में आए, मुझे लगता है कि कुछ स्किल्स डेवलप करके एक कैपिटल बिल्ड कर लें एंड देन कैपिटल ग्रो करने के लिए आएंगे तो वो एक बेटर अप्रोच रहेगी रादर देन छोटी कैपिटल से यहाँ पे डायरेक्टली आ जाए. थिंक दैट इज ऑल. Okay, so thank you everyone. Thank you Sandesh, and thank you my co-host for making this a wonderful session. And if you have any follow-up questions, please free to spam Sandesh's DM. He's one of the nicest and sweetest guy around, and I remember anyone who comes to me for coding, backtesting, or anything remotely computer related, I simply give him Sandesh's ID, that go and bug him. And he's because I am full confident that he's so sweet that he is going to help others. So yeah, I mean, do that. Thank you so much, guys. Bye bye.